नमस्कार बच्चों। तो आज हम इकोनॉमिक लॉज में स्टार्ट करने जा रहे हैं एज वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। आपके सामने नाम लिखा है द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ऑफ 2002। शॉर्ट में मुझे तो पसंद है इसको एमएलए कहना, या आप कह सकते हैं पीएमएलए, या ओ वर्ड भी है तो बीच में ओ लगा दो तो पोमला बन जाएगा शॉर्ट में, तो जो भी आपको ठीक लगे। इस एक्ट में क्या कुछ है बाद में मैं इस लेक्चर के एंड में वो डिटेल में आपसे शेयर करूंगा, बट फिर भी एक बार टॉप पे लिखने के लिए कह लीजिए ये एक्ट जो है बेटा आप मेरे साथ लिख सकते हैं, जैसे हमने जिक्र किया था पिछली क्लास में। अपने नोट्स बनाइए और मेरे साथ लिखिए, क्योंकि अगर आप लेक्चर देखते रहेंगे बाद में आप सोचेंगे कि भाई अब मैं क्या करूं, सर से ये प्रिंट आउट मैं दे सकता हूं, सॉफ्ट कॉपी मैं नहीं दूंगा। सो गलत एक्सपेक्टेशन मत पालिएगा। तो नोट्स बनाएं, अपने साथ लिखेंगे, आपको चीजें याद होंगी। तो ये एक्ट बेटा डिवाइडेड है 10 चैप्टर्स में, और एक चैप्टर बनता है ग्रुपिंग ऑफ सेक्शन से, डीलिंग विद द पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। हर चैप्टर का एक अलग कॉन्टेक्स्ट रहेगा, डिटेल में हम बात करेंगे थोड़ी देर में। तो यहां पे बेटा बनते हैं 75 सेक्शंस। 75 सेक्शंस का ये एक्ट है। प्रश्न, क्या हमारे कोर्स में सारे ये सेक्शन है? देखिए एक्ट तो 75 का है, तो हमें बेस लेके चलना पड़ता है इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल। तो जब हम वहां देखते हैं तो सारे सेक्शंस कोर्स में नहीं है। इसके ऊपर मैं डिटेल में नीचे बाद में आपको बताऊंगा। नॉट ऑल सेक्शंस। अच्छा, ये एक्ट है और साथ में इसके साथ क्या है, एमएलए के पीएमएलए के रूल्स भी हैं। क्या ये हमारे कोर्स में है? देखिए रूल्स से साइज बढ़ जाता है। एक होता है एक्ट, एक होता है रूल्स, कि बहुत सारी चीजें। देखिए पहली बात, एक्ट और रूल वर्ड में फर्क देख लीजिए, वैसे इंटर में आप पढ़ के ही आते हैं। देखिए एक्ट है, सरकार बनाएगी, पार्लियामेंट में चर्चा होगा, बहुत समय लगेगी, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो टाइम टू टाइम हमें बदलाव लाना पड़ता है। तो हम एक्ट को डेली बेसिस पे अमेंड नहीं कर सकते, तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें हम ऐसे लिख देते हैं एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, और वो चीजें प्रिस्क्राइब की जाती हैं बाय मेकिंग व्हाट रूल्स। तो बिना पार्लियामेंट में गए उनमें बदलाव लाया जा सकता है, नए रूल्स बनाए जा सकते हैं। तो क्या हमारे कोर्स में क्या ये रूल्स हैं? नॉट इन कोर्स, क्योंकि स्टडी मैट में उनके बारे में सब कुछ नहीं लिखा। तो कुछ एक चीजों का मैं जिक्र आपसे स्वाभाविक है करूंगा। मैंने आपसे पिछली क्लास में भी ये शेयर किया था और मैं लिख देता हूं साथ में ब्रैकेट में। देखिए पेपर 6D, क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं पेपर 4। पेपर 6D जो कि ग्रुप 2 में आता है, ऑप्शनल पेपर है, इलेक्टिव पेपर आप चाहें तो ले सकते हैं। तो ये एक्ट कॉपी पेस्ट ग्रुप 2 में आपको मुफ्त में मिलता है। लेकिन मैं हल्का से बताऊं, पेपर 6D में एंटायर एक्ट कोर्स में है। तो जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं, तो जो मेरी क्लासेस जो मैं आपको दे रहा हूं पेपर नंबर 4 की और पेपर नंबर 6D की, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट सेम रहेगा। सिर्फ क्या है, यहां पे आपको 2 लेक्चर एक्स्ट्रा मिलेंगे। वो किस बात के भाई? एक तो है सेक्शंस के ऊपर, नंबर 2 पेपर 6D के ऊपर जो उसके क्वेश्चंस वगैरह हैं, या कह लीजिए पेपर 6D में तो आती ही सारी 100% केस स्टडी है। तो बस 2 एक्स्ट्रा लेक्चर रहेंगे, बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं। कॉपी पेस्ट है दोनों एक्ट, दोनों लेवल्स पे हमारे लिए। नाउ अब बड़ी बात एक और आती है, वो ये है कि ये एक्ट, माना हमने जिक्र किया था कि 30 नंबर का इकोनॉमिक लॉस है पिछली क्लास में, लेकिन पॉइंट ये भी है कि ये एक्ट अकेला एग्जाम में इसकी वेटेज, तो मैंने बहुत क्लियरली आपके साथ चीजें बताई थी कि भाई सिलेबस में कुछ बदलाव दिया गया है, लेकिन वेटेज के ऊपर नहीं बताया गया है। तो मैं वही पुरानी वेटेज के हिसाब से बता रहा हूं, अनलेस कुछ ये और रिवाइज करके बताएंगे तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। Always I put all kind of amendment changes by making a video on the YouTube. तो आप मेरा स्वामी कॉमर्स जोन YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम पे भी आप ऐड हो सकते हैं, मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिए, I'll provide all the detail. सो एग्जाम वेटेज जो है वो बताई गई है 20% से लेते हुए, दैट मीन्स मिनिमम, मैक्सिमम है 30%। अब मैथ्स में अपना दिमाग लगाइए,
30 नंबर का इकोनॉमिक लॉस है, तो 30 नंबर का हम 20% लेते हैं, तो ये बन गया कम से कम 6 नंबर का और मैक्सिमम 9 मार्क्स का। तो ये जस्टिफाई करता है, जितना बड़ा ये एक्ट है हमारे कोर्स में है, इतने मार्क्स जस्टिफाई करते हैं। क्या अच्छा लगता है आपको, पढ़ने में अच्छा लगेगा, हाँ यार इतना पढ़ा तो इतने नंबर के लिए तो सही चीज है। मेन चीज ये लेके चलिए उन बच्चों को जिन्होंने अभी ये तय नहीं किया है, इलेक्टिव पेपर तय कर लिया, बड़ी अच्छी बात है। नहीं भी गया तो आप ये लेके चलो, अगर आप इलेक्टिव पेपर में इधर आओगे तो भैया इस एक्ट को रगड़ जो, पी लो, खा जो मर्जी करो, इतना अच्छे से करो कि यहां तैयार किया वहां पे मुफ्त मिले, चाहे आपने ग्रुप 2 6 महीने बाद देना हो। सो देखिए, अब शब्द हैं इस एक्ट के हमारे सामने 3। प्रिवेंशन आप सारे जानते हैं, रोक लगाना, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मनी तो सबसे बड़ी समस्या हुई पड़ी है, और आज के जीवन में तो लोग मनी के पीछे भागने लग पड़े हैं। तीसरा है लॉन्ड्रिंग वर्ड, तो प्रिवेंशन आप जानते हो, मनी आप जानते हो, हमें मेहनत करनी है शब्द कौन से पे, लॉन्ड्रिंग पे। तो जीवन में आपने एक वर्ड सुना है लॉन्ड्री, मैले कपड़े धोना, जैसे मैं मैरिड हूं मेरे को धोने पड़ते हैं भाई, आप समझ सकते हैं। तो बिल्कुल उसी से हम शुरुआत करते हैं। तो आज का लेक्चर जो है हमारा, मैं इसको लिख के बता दूं, आज का लेक्चर जो हम दे रहे हैं दैट इज इंट्रोडक्टरी कह लीजिए या इंट्रोडक्शन कह लीजिए, जो कहना चाहें कह लीजिए, आई डोंट केयर, या बेसिक्स कह लीजिए। आज हम नींव जिसे कहते हैं ना, कि ये एक्ट क्यों है, कैसे बना, सारी कहानी की बात करेंगे। क्योंकि जब इतिहास मालूम होता है तो इंजॉयमेंट बढ़ती है, मजा आता है चीज क्या है। और मैंने पहले ही जिक्र आपसे ये कर दिया था, इकोनॉमिक लॉस है तो स्वाभाविक है हम बात करें पैसे की। तो हमारे कोर्स में वो कानून है जो घूम फिर के जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, राइट। तो पहला हमारा जो शब्द आया भाई, ये आ गया लॉन्ड्री, क्योंकि उसी से लॉन्ड्रिंग बनाएंगे हम। तो नॉर्मल जीवन में हम क्या कहते हैं, वॉशिंग, धोना ऑफ डर्टी क्लोथ्स। और आप जानते हैं सफेद कपड़ा, लाइट कलर पहनने वाले एक एक दाग नजर आता है। और मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब पता क्या है, काले कपड़े वाले, क्योंकि कितने दाग लगे हैं दिखते नहीं है, लेकिन हम यहां धोएंगे उनको। तो अगला वर्ड हमारा आ गया मनी लॉन्ड्रिंग। तो नाम से आप समझ गए होंगे, काले धन को आप सफेद कर रहे हैं, मतलब 2 नंबर के पैसे को जेन्युइन मनी आप बता रहे हैं। इसलिए ग्रुप 2 में पेपर 6D में इससे रिलेटेड एक और कानून है, बेनामी प्रॉपर्टीज एक्ट, मतलब किसी और के नाम पे प्रॉपर्टीज ले लेना, वो भी इसका भाई है, वो भी कोर्स में है। तो मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या हो गया, कन्वर्जन, कन्वर्ट कर लेना ऑफ किसको, ब्लैक मनी कहें आप, काले धन को, या एक इंग्लिश में वर्ड और हम कहेंगे टिंटेड। टिंटेड का मतलब दागी पैसा, या एक वर्ड हम और कह सकते हैं इलेजिटिमेट, जिसे कहते हैं नाजायज पैसा। जैसे आप रिश्वत खाएं तो नाजायज है। तो आप इसे कन्वर्ट कर रहे हैं भाई, किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, स्वाभाविक है, ब्लैक से हो जाएगा व्हाइट मनी, टेंटेड से हो जाएगा अनटेंटेड, और इलेजिटिमेट से हो जाएगा लेजिटिमेट, जेन्युइन, लीगल मनी। तो यहां पे 2 क्वेश्चन आते हैं, एक ये कन्वर्जन कैसे होगा, राइट। लेकिन हम कन्वर्जन की बात करेंगे, प्रॉपर बात करेंगे, चाहे मैं यहां लिख के छोड़ देता हूं, लेकिन इसके ऊपर बात हम थोड़ी देर बाद करेंगे। तो कन्वर्जन आप कर रहे हैं तो स्वाभाविक है वो एक प्रोसेस है, वो कैसे होगा इस पे आते हैं बाद में। पहला प्रश्न हमारा ये बनता है, और आप बच्चों को पार्टिसिपेट करना चाहिए उसमें, काला धन
कहां से हम कमा सकते हैं, सोर्सेस कह लीजिए। तो काले धन के सोर्सेस अगर आप बताना चाहें, यस प्लीज आप बता सकते हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हाँ जी, सोचिए आप काला धन आप कहां से कमाते हैं, या इसे कहेंगे आप जनरेशन। थोड़ा जोर से आप बोल सकते हैं। कोई बोलना नहीं चाहता, सब शर्मीले हैं। तो पहली बात मैं एक चीज बहुत ही सिंपल कहूंगा, वो है जनरेशन जो होगा वो है क्रिमिनल एक्टिविटीज। क्योंकि जो चीज सरकार ने मना कर रखी है, आप वो चीज कर रहे हैं, उससे आप पैसा कमा रहे हैं। तो देखिए, नॉर्मल जीवन में आपको दुनिया भर की ये चीजें नजर आ जाएंगी। चाहता तो मैं ये हूं कि आप बोलो, लेकिन बोल नहीं रहे हो, अच्छी बात नहीं है। तो सबसे पहले काउंटर फिट नोट्स, इसका मतलब क्या है, हिंदी में लिख सकते हैं आप जाली पैसा। अब देखिए 2016 में जब मोदी जी ने डीमोनेटाइजेशन किया था, तो उसका एक मेन वजह यही थी कि भैया जिनके पास 2 नंबर का पैसा है ना, वो एटलीस्ट खत्म हो जाए, 2 नंबर का पैसा खत्म हो जाए, साथ में जो जाली नोट्स हैं वो पैसा पूरी तरह से कैंसल आउट हो जाए। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मेरे खुद के कुछ हजार के नोट बैंक में जब मैंने जमा करवाए, वो फाड़ दिए गए। अब स्वाभाविक है, देखिए मैं तो एक टीचर आदमी हूं, बड़ी मेहनत से कमाता हूं, मेरे पास कोई काला धन नहीं है, तो वो बच्चों ने ही दिए थे मेरे को उन्हीं की फीस थी, ये भी एक सच है। तो ये भी एक वजह थी जब डीमोनेटाइजेशन की गई। लेकिन मैं बता दूं, डीमोनेटाइजेशन के बाद भी अभी भी 500 के नोट एंड 100 रुपए का नोट मार्केट में बहुत ज्यादा जाली आ चुका है। 500 के नोट में तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ चुकी है। 2000 की करेंसी सरकार ने पिछले कोविड में तो कह लीजिए 2 साल, उससे पहले भी नई प्रिंट करनी बंद कर दी थी। 2000 वाली नोट सिर्फ 500 की प्रिंटिंग हो रही ज्यादा, और 100 वाली, लेकिन उनमें बहुत ज्यादा काउंटरफिट है। और 100 के नोट तो पुराने वाले भी आज तक चल रहे हैं। तो यहां से नोट छाप करके आप ये काला धन कमाते हो और उसको फिर आप वाइट करते हो। इसके बाद अगर हम देखें तो दुनिया भर की और चीजें हो जाएंगी, जिसमें से सबसे बड़ी बात आ गई स्मगलिंग। देखिए फिलहाल तो हमारे इकोनॉमी क्या हो चुकी है, ओपन अप हो चुकी है, पूरे वर्ल्ड के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। एक दौर ऐसा भी था जब मैं आपकी उम्र का स्टूडेंट था, हिंदुस्तान में कोई भी चीज नहीं थी, क्लोज्ड इकोनॉमी थी। नो रेबैन, नो पिज्जा, नो नाइकी, नथिंग, सिंपल दाल रोटी। तो वो दौर ऐसा था, लोग बहुत ज्यादा स्मगलिंग करके बाहर की चीजें लाते थे, चाहे घड़ियां हो, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स हो। आपने फिल्में भी देखी होंगी अजय देवगन साहब की, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, तो सारी स्मगलिंग के ऊपर ही बेस्ड थी। इवन शाहरुख खान की भी एक मूवी थी, आई एम फॉरगेटिंग द नेम क्योंकि मैंने देखी नहीं है। या आज के दिन भी मैं स्मगलिंग कहूं, आप हैरान होंगे जान के कि आप पेट्रोल और डीजल के भाव बहुत बढ़ गए हैं। स्पेशली अगर मैं कहूं, राजस्थान में सबसे हाईएस्ट है, और उनका एक जिला है गंगानगर नाम का जिला, जहां मैंने सुना कि लगभग जो पेट्रोल है 117 रुपए के करीब पहुंच चुका है, और डीजल 107 रुपए के करीब है। और पंजाब के साथ उसका बॉर्डर लगता है, जिला आता है अबोहर नाम से। तो वहां से बिल्कुल, क्योंकि 10 रुपए का करीब रेट में फर्क है, रोज स्मगलिंग होती है, लोग गाड़ियों में भर के लेके जाते हैं। बताइए, तो स्मगलिंग ऐसी चीज है। एक आम आदमी कहता है मुझे डेली के 1000 रुपए तो चाहिए जीने के लिए, घर का खर्चा निकालने के लिए। तो वो लोग जो सब्जी तरकारी बेचते थे, वो कहते हैं भैया इससे अच्छा गाड़ियों में भर भर के ये तेल ही ले जाओ। और भी आपने देखा होगा, सुना होगा, दिल्ली हो, मुंबई हो, खास करके मुंबई में आपका लीकर दारू, समझ गए होंगे आप, तो वो बहुत ज्यादा महंगी है। राइट, पंजाब में काफी महंगी है। तो इसलिए आपने सुना होगा चंडीगढ़ से लोग, हरियाणा हो, पंजाब हो, हिमाचल हो, चंडीगढ़ आते हैं, कुछ हमारे बच्चे भी आते हैं पंचकुला से, और फिर वो बोतल ले जाते हैं, और फिर अगले दिन क्लास में नहीं आ पाते हैं, ज्यादा लगा लेते हैं। तो स्मगलिंग हमेशा से रही है। सेम वे गोल्ड के केस में ले लीजिए, दुबई टैक्स हेवन रहा है, क्योंकि वहां टैक्सेस नहीं रहे हैं, तो गोल्ड लोग वहां से जरूर लाते रहे। नो डाउट आज के दिन उन्होंने थोड़ा सा क्या कर दिया है, टैक्सेस लगा दिए हैं। तो स्मगलिंग का मेन रीजन जो आपको पता होना चाहिए, तो रीजन स्मगलिंग का होता है टैक्सेस। तो चाहे आप
मैंने उदाहरण दिया गोल्ड का, तो देखिए जो भी आदमी दुबई जाता है मंगलसूत्र पहन के आ जाता है, ये पक्की बात है। तो चाहे वो लिकर हो, लिकर तो फेमस ही बहुत है, आप जिस भी इलाके में रहते हो लिकर, क्योंकि चंडीगढ़ कह लीजिए ऐसी यूटी है जहां पे सबसे लोएस्ट रेट है, तो हर जगह यूपी बिहार हर जगह स्मगलिंग होती है। एंड देन देखिए बिहार एंड गुजरात हमारे देश के दो ऐसे राज्य हैं जहां पे प्रोहिबिशन है, लिकर अलाउड ही नहीं है, तो स्मगलिंग होती है। एंड यू वॉन्ट बिलीव इट, वहां होम सर्विस मिलती है, होम डिलीवरी। माई फैमिली इज बेस्ड एट गुजरात, तो आई नो इट्स जस्ट अ कॉल अवे। तो इतनी सुविधा तो बाकी भी किसी राज्य में नहीं मिलती। सो देन ये आज के दिन पेट्रोल वगैरह कह लीजिए। देयर आफ्टर ड्रग्स, तो देखिए ड्रग्स ने तो बुरा हाल किया हुआ है, स्पेशली द स्टेट्स एडजॉइनिंग पाकिस्तान, और ऑब्वियसली उसमें नाम आता है पंजाब का, सो सॉरी टू से। इवन मूवी बनी है, आपने देखी होगी, उड़ता पंजाब, शाहिद कपूर साहब की, बहुत बढ़िया मूवी थी। और वो सच है, वो सच है कि ड्रग्स, ये चिट्टे ने, सफेद ने, जो जिसे पता नहीं कौन सी हीरोइन कहते हैं, ये मुंबई वाली हीरोइन नहीं भाई, ये ड्रग्स वगैरह के नाम है। तो ड्रग्स ने बुरा हाल कर दिया, और ड्रग्स तो ऑब्वियसली है ही स्मगलिंग, और जिसको लत लग जाती है वो घर के अपने बर्तन भांडे स्कूटर ये वो बाथरूम से टैप भी निकाल के बेच देता है, उसको ये भी नहीं चाहिए कि कल पानी कैसे आएगा। और आप हिमाचल प्रदेश में देखिए, आपने एक जगह चलिए आप सारे घूमने चाहते हैं, मनाली के पास एक जगह आपने सुनी होगी कसोल, राइट। और लोग कसोल ज्यादा क्यों जाते हैं, आई एम सो सॉरी टू से, वो फेमस है किसके लिए, चरस के लिए, जिसे मलाना करीम भी कहते हैं। तो आप सोचेंगे सर कैसी कैसी गंदी बातें आप हमें सिखा रहे हो। भैया नॉलेज है, जिसको नहीं पता उसको थोड़ा पता होना चाहिए। तो वहां लोग चरसी, आप देखिएगा बहुत सारे आपको इजरायली फॉरेनर्स दिखेंगे वहां पे, तो वजह ये है। देन एक्सटोर्शन, जिसे आप प्रोटेक्शन मनी कहते हैं। वसूली, हफ्ता वसूली, हिंदी फिल्मों में देखा होगा आपने। तो भैया एक्सटोर्शन तो बहुत बड़ा रैकेट है। एक्सटोर्शन इतना बड़ा रैकेट है, स्पेशली जो बिल्डर्स हैं, डेवलपर्स हैं, इनसे बहुत लिया जाता है, क्योंकि ये पैसे बहुत कमाते हैं। देन आपने पीछे एक पंजाबी सिंगर परमीश वर्मा सुना हो आपने, उनके कई गाने हिट हुए थे, तो उनके ऊपर भी एक्सटोर्शन के लिए कोशिश की गई, गोलियां भी चलाई गई। तो ये हमारे देश में भैया ये भी एक बहुत बड़ी चीज है, जिसे आप सुपारी टाइप कह लें, आप इसे प्रोटेक्शन मनी कह लें, कि भैया धंधा करना है तो ये पैसा देना ही पड़ेगा। इवन आई एम सो सॉरी टू से, लेकिन हमारी कई पुलिस फोर्सेस भी इसमें हैंड इन ग्लव रहती हैं, इन्वॉल्व रहती हैं। देन ब्राइब्स, जिसे आप कह लीजिए करप्शन। देखिए सीधी सी बात है, सो सॉरी टू से, आप भी जानते हैं हमारे देश में कोई भी काम बिना पैसे दिए बहुत मुश्किल से होता, कोई भी काम हो। सो सॉरी टू से, इवन डेथ सर्टिफिकेट भी लेना हो तो पैसे दो। मैं कल की बात कर रहा हूं, हमारे चंडीगढ़ में एक टीचर सस्पेंड हुआ सरकारी, 4 साल तक केस चला, हाईकोर्ट ने उसको एक्विट किया, बाइज्जत बरी किया, और उसको रीइंस्टेट किया गया। अब उससे 4 साल की क्या मिलनी चाहिए, सैलरी, तो उसे 10 लाख की सैलरी मिलनी थी। तो जिस विभाग ने रिलीज करनी थी, उसके अफसर ने कहा 40% मेरे को दो, 40% दो तेरे को तो मैं रिलीज करूंगा, और 1 लाख एडवांस लिया उसने। ये आज के पेपर में भी है, लेट मी टेल यू, 1 लाख उसने एडवांस लिया उसने, लेकिन पुलिस वालों को बताया, एंड दैट पर्सन इज नाउ अरेस्टेड। बताइए, 1 लाख से ऊपर उसकी महीने की सैलरी होगी, अब जेल में बैठेगा, नौकरी जाएगी। मतलब मैं सिंपल एक चीज कहता हूं, जो हवस होती है ना उसकी कोई सीमा नहीं होती, जितना मर्जी पैसा ले आओ। वो पैसे की बात करो तो चाहे विजय माल्या से लेके मेहुल चौकसी तक लेके, और आप राज कुंद्रा साहब भी ले लीजिए, बताइए कहां मुंह दिखाएंगे लोग। तो हवस की कोई सीमा नहीं है, इंसान को अपने कर्म सही जरूर करने चाहिए। 2 रोटी चाहिए, 1 बेड चाहिए सोने के लिए, जितना मर्जी बड़ा घर हो, तो ये आपको कंट्रोल करना है।
कोई भी चीज है मार्केट में, ये जर्सी मैंने पहन रखी है 100 रुपए से स्टार्ट होती है भैया 10,000 तक है तो जर्सी ही, क्या फर्क पड़ता है, राइट। तो वो आप अपना सोचिए, हर इंसान का अपना जीवन है, अपनी सोच है। बट फैक्ट ये है हमारे देश में कोई भी फाइल मूव नहीं होती जब तक उसके नीचे क्या ना लगा दो, टायर। और टायर का मतलब है पिंकी, पिंकी का मतलब है 2000 के गांधी वाले नोट। ये एक सच है। और आप पैसा दीजिए और बिलीव मी, आपका कोई भी काम आपके घर में आके होम डिलीवरी होती है। आई एम सो सॉरी टू से, मैंने जीवन में हमेशा ये चीज फेस करी है। कोई भी सरकारी काम हो, जिस आदमी के पास टाइम नहीं होता वो धक्के नहीं खा सकता। सो सॉरी टू से, लाइसेंस मेकिंग से लेके एवरीथिंग वी ऑलवेज पे द मनी, बिकॉज वी नो कि पता नहीं 10 चक्कर कटवा देंगे, 10 चक्कर में मेरे 10 दिन के काम जाएगा, उतना ही मेरा पेट्रोल पानी खर्च हो जाएगा, भैया इसको दे दो। सो इसके बाद ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग जिसका मतलब क्या है, बहुत कुछ है इसके अंदर। तो देखिए इसके अंदर ह्यूमन ट्रैफिकिंग में क्या चीज है, ऑर्गन ट्रेड। मेरे एम्प्लॉय हैं, आप यंग है और उसकी एक किडनी नहीं है, क्यों नहीं है, कुछ दिक्कत हुई, कहते जी उन्होंने कहा ऑपरेशन करवाना होगा और किडनी निकाल दी गई। आई एम हैविंग 100% डाउट कि पक्का उसको दिक्कत कुछ और रही होगी, उसकी किडनी निकाली होगी क्योंकि आगे बेचने के लिए। और आप जानते होंगे जिसकी किडनी फेल होती है तो 20-20 लाख रुपए में किडनीज खरीदी जाती हैं और गरीब आदमी को लाख रुपए देके उसको पता ही नहीं उसकी किडनी निकाली गई है। ये बहुत बड़ा रैकेट है। इवन देयर आर सर्टेन पीपल क्लोज टू मी जिनका किडनी फेल हुआ और उन्होंने 20-25 लाख में खरीदी है। ये फैक्ट है, मैं बता रहा हूं, मैं तो अपने ही कुछ लोगों को जिनको मैं जानता हूं, दे हैव डन दैट। एंड देयर वाज अ बिग रैकेट बस्टेड सम ईयर्स बैक कि गुड़गांव में इतना बड़ा हॉस्पिटल, उसमें काम ही ये होता था। या आपने कुछ क्रिमिनल सीरीज टीवी पे देखी हो तो ये एक फैक्ट है, ऑर्गन ट्रेड। देन देखिए इसके अंदर आप चाहे उसे प्रोस्टिट्यूशन के लिहाज से कहें, महिलाएं, वुमेन, बच्चे, उनके साथ जो कुकर्म या गलत कार्य किए जाते हैं। अभी आपने चाहे वो राज कुंद्रा का आपने सबने सुना होगा, शिल्पा शेट्टी के बहुत ही शरीफ पति साहब, तो वो जिस तरह से जो रिपोर्टिंग अभी तक आ रही है, पुलिस ने अरेस्ट किया तो कोई छोटी बात तो होगी नहीं, सबूत तो होंगे। तो आप किस तरह से, आपने कुछ स्टेटमेंट देखी होंगी कि यंग गर्ल्स को ये कहते हो कि हाँ जी आपको ये OTT प्लेटफॉर्म पे ये सीरियल मिलेगा, फलाना ढमकाना, एंड व्हाट द हेल दे आर डूइंग। एंड लेट मी टेल यू, मेरे पीछे कुछ लोगों से बात हुई इस चीज को लेते हुए। ये जो जिस्मखोरी का धंधा है ये इतना ज्यादा हो चुका है, इतना ज्यादा हो चुका, मीन्स मेरे को शर्म आती है। और बहुत सारे आपने देखे होंगे कुछ रिलीजियस बाबे वगैरह भी किस तरह से वो इसमें इन्वॉल्व रहे हैं, दिस एंड दैट। आई थिंक इट्स सच अ सॉरी पिक्चर। और आप बच्चों से भी ये कुकर्म, तो ये सारा काला धन है। चलिए साहब बढ़ते हैं आगे। तो गैम्बलिंग, या जैसे आप कहते हैं बैटिंग। राज कुंद्रा का नाम आ रहा है भाई, फ्रेश है तो आ गया भी। इवन राज कुंद्रा की एक टीम थी राजस्थान रॉयल्स IPL में, और 2013 में उनके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं कि वो बैटिंग में इन्वॉल्व थे। इवन हमारे के इंटरनेशनल क्रिकेटर श्रीशांत साहब उस समय अरेस्ट हुए, बाद में नो डाउट कोर्ट ने उन्हें एक्विट किया, जिसका मतलब होता है बाइज्जत बरी किया। बट बैटिंग आप सारे जानते हो और किस तरह से ये पैसा लगता है। क्रिकेट में दुनिया भर की बैटिंग है, तो कई बार बहुत सारे लोग भी कहते हैं और मैं खुद कहता हूं कि आप उसको लीगलाइज कर दीजिए, एटलीस्ट सरकार को रेवेन्यू एक नंबर में जनरेट तो होगा। इवन यूरोप जैसी कंट्रीज में ऑब्वियसली वहां सॉकर चलता है, फुटबॉल चलता है, तो वहां पे बैटिंग होती है, बट इट इज लीगलाइज्ड। सेम वे जैसे मैंने बात की ड्रग्स की, चिट्टा खत्म कर देता है। और एक चीज है काला, जिसे हम कहते हैं ओपीएम। इवन पीछे मिसेस सिद्धू, नवजोत कौर सिद्धू, जो कि आप सिद्धू साहब सारे जानते होंगे पंजाब में, जो कि एक डॉक्टर हैं, उन्होंने भी कहा इट्स बेटर। इवन डॉक्टर गांधी जो कि एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पटियाला से रहे हैं, उन्होंने कहा भैया लीगलाइज कर दीजिए, कम से कम वो लोग खाएंगे तो मरेंगे नहीं,
गलत कार्य नहीं करेंगे। ये आप सोसाइटी को तय करना है कहां आप किस चीज पे लिमिट लगाएंगे। तो मैं गैम्बलिंग बेटिंग की बात करूं, इवन आप हैरान होंगे जान के, पाकिस्तान के एक्स कैप्टन सलमान बट साहब, अगर आपने सुना, बहुत बढ़िया ये बैट्समैन था और पूरी लाइफ के लिए इसके ऊपर बैन लग गया और ये 3 क्रिकेटर पाकिस्तानी इंग्लैंड जेल में भी रहे, क्योंकि जिसे आप कहते हैं स्पॉट फिक्सिंग, कि नो बॉल डाल दी ये वो और पैसा लगा हुआ है, राइट। श्री शांत का मैंने आपको बता दिया। इवन आपने सुना होगा दारा सिंह, सभी जानते होंगे, तो उनके पुत्र विंदु दारा सिंह भी इसमें अरेस्ट हुए, राज कुंद्रा भी हुआ, चलो बच गया श्री शांत। तो देखिए इतना ग्रेट क्रिकेटर श्री शांत, ये वो सच ए फास्ट बॉलर एंड लॉस्ट हिज करियर एवरीथिंग। देन सबसे बड़ी चीज जो आती है हमारे पॉइंट, वो ये है टेररिज्म। तो आपको क्या लगता है टेररिस्ट क्या है? भैया उन्हें भी कोई काम करना है, दे आर डूइंग द जॉब, दे आर गेटिंग द सैलरीज। तो जितनी भी टेररिज्म होती है, कोई ना कोई तो फंडिंग कर रहा है, कहीं से तो पैसा आ रहा है। और मैं बता दूं, आज के दिन जो कंट्रीज है ना, वो सीधी नहीं लड़ती, वो लड़ते हैं प्रॉक्सी वॉर। प्रॉक्सी वॉर का मतलब क्या है कि टेररिस्ट आपके यहां भेजेंगे। जैसे आपने देखा हमारे देश में मुंबई में ये अजमल कसाब वगैरह क्या थे, 6 टेररिस्ट ने पूरा का पूरा मुंबई का कचरा कर दिया। आप एक बॉम्ब प्लांट करते हो, कितने लोगों को आप मार देते हो। तो ये प्रॉक्सी वॉर्स हैं। कौन खेल रहे हैं? वो देश जिनके साथ आपका प्रॉब्लम है। तो टेररिज्म की है फंडिंग, कहानी तो पैसे की है। तो हिंदुस्तान में अगर कुछ गलत कार्य हो रहे हैं ऐसे, जैसे इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं कि हमारे यहां तो पाकिस्तान की ही प्रॉब्लम है, तो भैया पाकिस्तान क्या लगा रहा है? पैसा लगा रहा है ना, पैसा तो इंडिया में भेज रहा है। तो यहीं से कुछ ना कुछ लोगों को एक्टिव कर रहा है, उनका ब्रेन वॉश करके, तो पैसा आ रहा है। तो हमें क्या करना है? हमें तो इस काले धन को, देखिए हमें तो करना क्या है, हमें वो सोर्सेस कैच करने हैं कि किस तरह से। तो यही सब कुछ हम इस एक्ट में पढ़ने वाले हैं। आप देखिए यूरोप, अमेरिका जैसी कंट्री में वहां कुछ टेररिज्म ऐसा कुछ हो जाए, वो 5-7 दिन के अंदर पकड़ लेते हैं। क्यों पकड़ लेते हैं? क्योंकि वहां पे प्लास्टिक मनी चलती है। प्लास्टिक का मतलब क्या है? सारी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। हमारे यहां तो सब कुछ कैश में चलता है। इसलिए चाहे वो कोविड के दौरान हो या उससे पहले, डिजिटाइजेशन जो सरकार ने करी, वो इसलिए करी कि इन लोगों को पकड़ा जा सके, पैसा आ रहा है भैया कहीं से। तो इसके ऊपर कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी हैं जो मैं आपसे शेयर करूं। तो टेररिज्म को क्या करना है? कम्बैट करना है। कम्बैट करना मीन्स रोकना है। और टेररिज्म आज के अंदर क्या हुई पड़ी है, ये एक वर्ल्ड प्रॉब्लम हो गई है, सिर्फ इंडिया की ही नहीं रही है। चाहे वो लंदन बॉम्बिंग्स हो, एवरीवेयर द बॉम्बिंग्स आर देयर, राइट। या अभी आप देखिए अफगानिस्तान में से अमेरिकन एंड नेटो के ट्रूप्स बाहर चले गए हैं, दे हैव मूव्ड आउट ऑफ अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान को फिर से कौन कंट्रोल करने जा रहा है? तालिबान। ओसामा बिन लादेन पहले था। अरे कहीं ना कहीं तो कोई लोग पैसे लगा रहे हैं। अगर आप देखें, हाँ जी, पाकिस्तान चाहता है वो तालिबान आए। पाकिस्तान में तो रोज रैलियां निकल रही हैं तालिबान के सपोर्ट में, बिकॉज पीपल आर गेटिंग द जॉब्स फ्रॉम देयर। तो ये एक वर्ल्ड प्रॉब्लम होती जा रही है और बड़ा जरूरी है, जब पैसा मूव हो रहा है तो उस मनी ट्रेल को क्या किया जाए? कैच किया जाए। क्योंकि कोई ना कोई स्पॉन्सर तो है ही ना, कहीं ना कहीं से तो पैसा आ ही रहा है। बिना पैसे के कोई काम नहीं होता भैया, ये आप सारे जानते हो। तो इस मनी ट्रेल को अगर हम पकड़ लें तो उस टेररिस्ट तक पहुंचा जा सकता है। तो जैसे मैंने कहा, यूरोप हो, यूएसए हो, इनकी ब्यूटी क्या है? यहां चलती है जी सब कुछ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, प्लास्टिक मनी, जिसका मतलब हो गया जी कार्ड से पेमेंट, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। तो आपको एक भी लीड मिली तो आप उस ट्रेल को पकड़ पाएंगे। अब मैं एक बड़ी चीज बताने जा रहा हूं इस वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर। देखिए यहां पे एक बना FATF। सर व्हाट इज FATF? इसका फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स।
ये वर्ल्ड लेवल पे बनाएगी, ये टेररिज्म को लेकर के विशेष रूप से एक फोर्स बनाएगी कि हर कंट्री, देखिए अगर बाहर से कोई पैसा इंडिया में आ रहा गलत काम के लिए, बाहर से आ रहा है ना, तो बाहर वाली कंट्री हमारी हेल्प कर दे तो हम उस आदमी को पकड़ सकते हैं। सो ये इंटरनेशनल लेवल पे बनी है, कुछ कंट्रीज इनके मेंबर बने हैं। पहले क्या था, अर्लियर जब ये स्टार्ट हुआ G7 नेशंस, मतलब 7 देश इकट्ठे हुए। जी का मतलब है ग्रुप, 7 देश, समझ गए होंगे आप, यूरोप यहीं से, अमेरिका से, ये इन लोगों ने स्टार्ट किया। नाउ 39 मेंबर कंट्रीज हैं। स्वाभाविक है, इंडिया एक अच्छा देश है, हम भी उसके मेंबर हैं, राइट। आपने पीछे सुना हो, मैं पाकिस्तान की यहां थोड़ी बात कर लेता हूं आपके साथ। पाकिस्तान को FATF ने किस में डाल रखा है, ग्रे लिस्ट के अंदर। मतलब अगर ब्लैक लिस्ट पाकिस्तान को इन्होंने कर दिया ना, फिर तो उनकी इकोनॉमी बिल्कुल बुरी तरह से गई। वो ग्रे लिस्ट का मतलब खतरे पे खड़े हैं, और ग्रे लिस्ट में भी वो तो ब्लैक लिस्ट हो जाता पाकिस्तान। बट पाकिस्तान को 3 कंट्रीज ने, जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूं, थोड़ा इंटरेस्ट आपका पैदा हो, सपोर्ट किया कि इसको ब्लैक लिस्ट ना होने दो। अब आप जानते हो उनके मित्र कौन है। सबसे पहला हमारा कोविड, चाइना, राइट, क्योंकि चाइना और उनका इकोनॉमिक कॉरिडोर बना हुआ है, तो सब कुछ चाइना ही चाइना है उनका। नंबर 2 टर्की, नंबर 3 मलेशिया। अब इस FATF का बेनिफिट क्या है, मैं इंडिया से आपको बताता हूं। देखिए, मुंबई ब्लास्ट 26/11, डेट तो आपको याद होगी, राइट। दरअसल मेरी शादी हुई थी उस दिन, तो ऐसा तो होना ही था। सो मुंबई ब्लास्ट जब हुए, तो मुंबई ब्लास्ट में आपको याद होगा अजमल कसाब, ये हमने जिंदा पकड़ लिया था, जिसको बाद में फांसी दी गई थी। What these terrorists were, they were young boys। सच में देखा जाए 19-20 साल की उम्र थी, करते तो ये होने चाहिए थे CA फाउंडेशन, लेकिन ऑल ब्रेन वॉश्ड। मुंबई ब्लास्ट में, लेकिन ब्लास्ट करने को आसान थोड़े है कि आप ताज में कर रहे हैं, ओबराय होटल में कर रहे हैं, आप ये रेलवे स्टेशन पे कर रहे हैं, राइट, शिवाजी टर्मिनल पे कर रहे हैं आप, और आपने वो इजरायली हाउस पे जो किया, तो जिन जिन से आपकी खुंदक थी वहां पहुंचे हो, तो इनको थोड़े मालूम था ये जगह कहां पे है। तो कहीं किसी ना किसी ने तो क्या करी, रेक की, मतलब प्रेपरेशन करी। और आपको प्रेपरेशन जिसने करी वो कौन था, उसका नाम बताने जा रहा हूं, रिचर्ड हैडले। नाम से देख रहे हो अंग्रेज। ये आदमी कौन था, ये अमेरिकन US सिटीजन, लेकिन थोड़ा पाकिस्तान से लिंक है। क्यों, क्योंकि उसका फादर पाकिस्तानी है, मदर अमेरिकन, और ये बंदा बिल्कुल देखने में अंग्रेज है, नीली आंखें हैं इसकी, कोई कह नहीं सकता कि ये पाकिस्तानी होगा, राइट। ये भाई साहब इंडिया आते हैं, और आप हैरान होंगे जान के, ये इंडिया आते हैं, बहुत दिन रहते हैं, सारे वीडियो बनाते हैं, और ये जिम जाते थे, क्योंकि ऑब्वियसली 5 स्टार होटल में रह रहा है, और ये बेटा जिम जाता था। जिम किसके साथ जाता था, आपको आलिया भट्ट बड़ी पसंद होगी, उसके भाई के साथ, और उनका नाम है राहुल भट्ट, द सन ऑफ मुकेश भट्ट। ये तो था फ्रेंड। तो इवन राहुल भट्ट को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया। नो डाउट ही केम क्लीन। चलिए, बड़े परिवार से भी हैं, ये भी एक रीजन है। ऑब्वियसली उसका इन्वॉल्वमेंट भी नहीं होगा, कोई भी आदमी दोस्त बन जाता। देखिए, तो इस तरह से किसी अनजान के साथ दोस्ती कर लेना कितनी महंगी पड़ सकती है। अगर ये राहुल भट्ट की बजाय कोई नॉर्मल राहुल होता, उसका भट्ट सुझा देते वो पुलिस वाले। आई होप सो यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो अब ये बंदा अरेस्ट हो चुका है, और इसको थोड़ी सी सजा हुई है अमेरिका में, लगभग 30 साल की। और केस कहां चल रहा है, इंडिया में चल रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। तो हम इसके मेंबर हैं FATF के, तो हमें क्या मिल जाएंगी वहां से, अमेरिकन्स ने ही इसको खोज निकाला।
क्योंकि वो पैसा आप यूज करोगे, मनी ट्रांजैक्शंस होंगी, जैसे उसने इंडिया में भी किया होगा। लिंक पता चला अमेरिका से, अमेरिका को हमारी तरफ से रिक्वेस्ट गई कि भाई साहब इसका इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी निकाल के दीजिए, तो निकाल के दे दी। तो आप इंफॉर्मेशन शेयर करोगे तभी तो कोई बात बनेगी। आप इसके ऊपर जानना भी चाहो FATF के ऊपर, तो मैं आपको एक साइट बता देता हूं, आप बहुत कुछ उसमें डिटेल अपनी नॉलेज के लिए ले सकते हैं। FATFGFI.org। मैं आपको ये साइट I'll show you। देखिए, ये रही आपकी स्क्रीन पे, देख रहे हैं आप लेफ्ट हैंड साइड टॉप पे FATF। तो हम जानना चाहते हैं इसके मेंबर कौन है। पहली बात, टू अचीव ग्लोबल इंप्लीमेंटेशन ऑफ FATF recommendations, the FATF relies on a strong global network of regional bodies। 39 मेंबर नेशंस हैं, राइट। अब मैं ये हैं कंट्रीज, क्या ये FATF की मेंबर हैं? अफगानिस्तान नहीं है, क्योंकि देखिए यहां पे ये कुछ और भी हैं, कुछ जैसे ये फोर्स है FATF, ऐसी कुछ और भी चीजें हैं, दुनिया भर की हैं, उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ FATF की बात करूंगा। तो अफगानिस्तान नहीं है, राइट। अब आइए हम इंडिया पे चलते हैं। ये रहा इंडिया, और इंडिया लगभग आप देखेंगे जितनी भी ऐसी फोर्सेस हैं, इंडिया काफी उनका मेंबर नेशन है। कुछ भी तो इंडिया इज ऑलवेज अ कूल कंट्री, अ गुड कंट्री, राइट। तो और भी आप इसमें काफी कुछ अगर आप अपने लिए पढ़ना चाहेंगे तो आपको काफी कुछ इस साइट पे नजर आ जाएगा। देखिए, FATF recommendations, the international anti-money laundering and combating the financing of terrorism, right। बाकी देखिए, अब हर जगह आपको कोविड दिखता है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। नाउ इसके बाद यह है काला धन आपने कमाया, थोड़ा मैंने FATF का भी जिक्र कर दिया। अब हम बात कर लेते हैं सफेद कैसे करना है, उस पर बाद में चलते हैं। देखिए, काला धन आपके पास आ गया, तो उसके लिए मैं एक वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, प्रोसीड्स। आ गया ना? कहां से आया? क्रिमिनल एक्टिविटी से, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। तो कहीं ना कहीं ये पैसा आप क्या करोगे? कहीं तो इन्वेस्ट करोगे, और इन्वेस्ट करने के लिए कोई ना कोई आपका एडवाइजर होगा। जरा मुझे एक वर्ड में बता पाओगे एडवाइजर कौन होता है? बेटा आप लोग ही, सीए ही एडवाइज करता है ना। सर ऐसे राइट कर लो। तो ध्यान दीजिए, सीए इज अ पर्सन हु इज इन्वॉल्व इन नेशन बिल्डिंग। लेकिन हमारे देश में एक समस्या है, सीए कहता है नेशन बाद में बिल्ट होगा, पहले मेरा घर बिल्ट हो जाए। हमारे देश की समस्या क्या है? हमें बड़ी कार चाहिए, हमें एक बड़ा घर चाहिए, हम अपने उसी चक्कर में फंसे पड़े हैं, इसलिए देश की कभी भी ग्रोथ नहीं हो पाई। ये भी एक कड़वा सच है। बच्चा मेहनत करके सीए बनता है, बड़ी मुश्किल से ऑफिस खोलता है, किराए पे खोलता है, किराया नहीं निकलता, एंड देन भैया यही काम करने पड़ते हैं, और ये इंडिया में करते हैं। सो सॉरी टू से। तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम आपने सुना होगा, ये पैसा कहां डाल दिया जाता है? जैसे आपने 2014 में रोज टीवी पे आके बैठते थे बाबा रामदेव, काला धन, भाजपा की सरकार आएगी, काला धन इंडिया में लाएगी, और आपके अकाउंट में, आई होप सो आप सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आगे होंगे, राइट। मेरा तो अभी चेक क्लियर नहीं हुआ है, तो ये भी एक सच है। तो स्विस बैंक, स्विट्जरलैंड ऐसी कंट्री है जो अपने कस्टमर की कोई डिटेल शेयर नहीं करती। तो 2 नंबर का पैसा आप यहां डाल देते हो। यह आपने सुना होगा टैक्स हेवन कंट्रीज, ये छोटे छोटे आइलैंड अगर आपने नाम सुना हो, जैसे मालदीव्स में जाओ भैया, इतना महंगा पानी, 500 रुपए की तो एक पानी की बोतल आती है। मालदीव्स, बहामा सुना होगा, सबसे सुंदर आइलैंड तो यही है भाई, हमने तो टीवी में ही देखे हैं।
देन आपने पनामा सुना, पनामा बहुत फेमस था, पनामा लीक्स नाम से। और पनामा लीक्स ऐसे थे जिसमें आप हैरान होंगे, पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर, अभी इमरान खान साहब हैं, पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ सुना होगा आप, ये इसमें फंसे, ये जेल में भी गए, प्राइम मिनिस्टरशिप भी गई। और मैं हिंदुस्तान की बात करूं, एक वर्ड में ही खत्म कर दूं, आपने अब देखा होगा कोविड के दौरान, कोविड में सबसे पहले क्या था, मैंने तो यही कहा था कि भैया अब प्रॉपर्टी नहीं बढ़ेगी, लेकिन आपने क्या देखा, चाहे कोविड भी था, सबसे ज्यादा बिजनेस चली कौन रहा है पिछले 1.5 साल से, रियल एस्टेट। 1 करोड़ वाली चीज 3 करोड़ की हो चुकी है। सब 2 नंबर का काला धन, सब बोरियां भर भर के, डीलरों के यहां चले जाओ, बोरियां भर के पैसे आते हैं। और हिंदुस्तान में चीज क्या है, अगर आप 1 करोड़ की डील करते हो तो आपको पता ही होगा कि उसमें ब्लैक होता है 90%, कैश में ट्रांजैक्शन होती है, और 10% व्हाइट में होता है, जिसे आप कहते हो स्टैंप ड्यूटी जो पे करनी पड़ती है। और आप चाहे डेटा चेक कर लीजिए, मैं फैक्ट आपसे शेयर कर रहा हूं, पिछले 1.5 साल में हमारे देश के हर राज्य में, चंडीगढ़ में हाईएस्ट स्टैंप ड्यूटी सरकार को जनरेट हुई है, इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ। सरकार कह रही है वो मैं मजा आ गया। तो कोविड में बहुत सारे लोगों ने, जिन्होंने कुछ काम नहीं कर रहे थे या कुछ थे, रियल एस्टेट में सारी दुनिया घुस गई, और जैसे 10-12 साल पहले मार्केट में बूम था, अब तो पूछो मत क्या क्या है। तो यहां आपका सारा काला धन लग गया। सोचो करोड़ रुपए कमाया आपने, तो व्हाइट में सिर्फ क्या देना है, 10 लाख ही देना। करोड़ की चीज खरीद लो, खरीद के क्या करो, सेल कर दो, चाहे 90 लाख में बेच दो, चाहे लॉस हो गया, क्या पे कर दो, कैपिटल गेन, कैपिटल गेन पे करो, क्या हो गया पैसा आपका, व्हाइट। मैंने तो प्लॉट बेचा, मैंने तो मकान बेचा, सबसे बेस्ट तरीका। और नहीं भी इतना खर्चा करना, बहुत सारे तरीके हैं जिनका जिक्र मैं अभी आपसे कर देता हूं। तो चलिए इनका जिक्र करते हैं आपसे। हम चलते हैं इस चीज में, कन्वर्जन प्रोसेस में। तो मैं पहले एक आपको, चलो एक तस्वीर दिखा देते हैं। देखिए, देख रहे हैं भाई साहब, नोट पे नोट आ रहे हैं, चाहे बैटिंग के आ रहे हो, 2 नंबर का पैसा, कलेक्शन ऑफ डर्टी मनी। देखिए 3 प्रोसेस हैं, लेवल हैं इसको वाइड करने के, जो मैं कन्वर्जन की बात कर रहा था, राइट। 3 लेवल हैं। सबसे पहले तो आपके पास पैसा आना चाहिए, ठीक है। अब कहीं ना कहीं आप डालोगे उस सिस्टम में, जिसे हम क्या कह सकते हैं, प्लेसमेंट। और फिर उसकी कुछ लेयरिंग ऐसे करोगे, ऐसे घुमा घुमा के, जैसे देखो एक्स कंपनी ने वाई में पैसे लगाए, वाई ने जेड में लगाए, जेड ने ए में लगाए, बी में लगाए, सी में लगाए, डी में लगाए। अरे क्या है, आगे आगे सब्सिडरी है। लेकिन अभी आपको कंपनी एक्ट में पता हो, इंटर में पढ़ के आते हैं, अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 87 हम सब्सिडरी कंपनी पढ़ते हैं, और हम कहते हैं वर्टिकल लेयर्स अब ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती हैं, 2, कि वो रोक लगा दी गई है। क्योंकि अल्टीमेटली इन सारी कंपनियों में पैसा किसका जा रहा है, एक्स का। गेम कौन खेल रहा है, लेकिन नाम में तो कौन आ रहा है, तो एक्स तक पकड़ना, डोंट यू थिंक एक्स को पकड़ना बहुत ही क्या हो जाएगा आपके लिए, मुश्किल एंड नामुमकिन। इसलिए हमारे देश में कोई केसेस, कोई बंदा पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर गुनाह साबित नहीं होता, बंदा तब तक मर के निकल जाता है। तो वो लेयरिंग आप ऐसे करते हो कि पकड़े ना जाओ। तो जैसे मैं कह रहा था, अल्टीमेटली वाइड करना है तो कहीं ना कहीं बैंकिंग सिस्टम में जाएगा, फाइनेंशियल सिस्टम में जाएगा। इसी से सीख लीजिए एक चीज पहले ही, ऑब्वियसली इस एक्ट के अंदर बैंक की, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात होगी। अब मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं। अब इसको वाइड करने में हेल्प कौन करेगा, हेल्प तो सीए साहब भी करते हैं, वो समझाते हैं कैसे वाइड कर लो। जैसे एक उदाहरण यहां तस्वीर के रूप में अगर आप देखना चाहें तो कैसे है, बेस्ट वे आप यूं कह लीजिए, एक्सपोर्ट। क्या किया जी, मैंने सामान एक्सपोर्ट किया। मान लो कोई एक्सपोर्टर है, मान लीजिए डर्टी मनी कलेक्ट कर रहा है मिस्टर एक्स, सीए साहब है मिस्टर वाई, और एक है मिस्टर जेड, एक्सपोर्टर। इसके पास है 1 करोड़ रुपया। सीए साहब कहते हैं मेरे को 10 लाख दे भाई, 10% मेरा। सीए का मतलब कमीशन एजेंट,
सॉरी टू से, बट ये भी एक सच है, ये सारे आप जानते ही हो। 10 लाख ये रहेगा। एक एक्सपोर्टर है मिस्टर जेड, राइट। अब एक्सपोर्टर है ये, इसने बाहर माल बेचना, ये कहता है आप ये 1 करोड़ रुपए मेरे को कैश में दे दो, कोई टेंशन नहीं, मेरे तो बिजनेस है, मैं तो सामान खरीदता रहता हूं, तो मेरे तो कैश में आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं, मैं आपको एंट्री दे दूंगा, राइट। तो यहां से ये आदमी आपको, क्योंकि बाहर सामान बेचेगा, इसके पास कैश आएगा, ये आपको एंट्री दे देगा, चाहे वो लोन के रूप में दे या किसी भी रूप से, या फर्दर वो एंट्री दे सकता है कि इसने आपसे परचेजेस करी हैं। क्या करी हैं? परचेजेस। और वो परचेजेस कुछ नहीं, फेक इनवॉइस है। तो आप सारे जानते हो जीएसटी का हमारे देश में कितना बड़ा फ्रॉड हुआ है, और उसमें जितने भी जीएसटी के आपने रिफंड लिए हैं, इन्वॉल्व कौन था? सीए ही इन्वॉल्व थे। सो सॉरी टू से, जयपुर से एक लड़की यंग सीए, पता नहीं समथिंग अराउंड 550 करोड़ रुपए का बताओ उड़ा दिया। तो ये है पैसे की हवस। तो इस तरह से आप क्या करते हो, हिंदुस्तान के बाहर पैसा गया, मान लीजिए जैसे ये बैंक से, ये मैं कलर डिफरेंट ले लूं, यहां से ये लेयरिंग जो आप कर रहे हो, आपने पैसा ट्रांसफर कर दिया किसी कंपनी एक्स के अकाउंट में, वहां से फर्दर आगे ट्रांसफर कर दिया, आगे से आगे 3-4 कंट्रियों में पैसा घुमा दो, आप एक्सपोर्टर हो ये वो, और फिर यहां से पैसा ये इंडिया आना स्टार्ट हो गया कि हमने लोन दे दिया, ये फेक इनवॉइसेस दिस एंड दैट, घुमाते रहो। अब असली आदमी तक, इस तक पहुंचना कितना मुश्किल है, क्योंकि ट्रांजैक्शन यहां कहीं पकड़ी गई, फिर यहां जाएगी, फिर यहां जाएगी, यहां जाएगी, यहां जाएगी, इस तक आना नामुमकिन। घूम फिर के पैसा आ गया। अब क्या करो, अपने जो भी लग्जरी एसेट्स हैं, कुछ भी हैं, बैंक में जमा कराओ, कुछ भी करो, वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू मे डू, दैट इज द गेम। तो आइए थोड़ा मैं इसको लिख के देता हूं शॉर्ट में। सो कन्वर्जन प्रोसेस को मैं कहता हूं भैया 3 स्टेजेस हैं, या आप इसे एक नाम दे सकते हो, लेयर्स कह सकते हैं आप। देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, जैसे हम बात कर रहे थे उस चार्ट में, कलेक्शन ऑफ डर्टी मनी कलेक्ट किया आपने। या मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग आपको एग्जांपल देता हूं। हमारे देश में हम पूजा पाठ, हवन ववन घर में करवाते रहते हैं, हाँ या ना बोल दीजिए, ठीक है जी। फिर ये लोगों की शादियां होती हैं, वरमाला, फूलों वाली माला डाली जाती है, वो फूल सूख भी जाएंगे। तो क्या आपने अपने घर में कभी देखा आपके पेरेंट्स की वरमाला पड़ी हो घर में, सूखे हुए फूल संभाल रखे अभी तक? पैसों वाली माया, पैसों वाली माला बच्ची कह रही है घर में पड़ी, क्योंकि वो पैसे ना, इसलिए वो फेंकेंगे नहीं। तो अब ध्यान दीजिए, वो वरमाला फेंकनी है, वो हवन करवाया, पूजा पाठ करवाई, वो काफी कचरा नहीं लोग कहते हैं उसके लिए, सॉरी टू से मैंने ये वर्ड इस्तेमाल किया क्योंकि लोग धार्मिक उनकी भावनाएं हैं। तो पंडित जी कहते हैं देखिए इसे यूं नहीं फेंकना, अपने गार्बेज में नहीं फेंकना, इसे बहते पानी में बहाइए, हाँ या ना बोलिए। यही है हमारे देश में। तो बहते पानी में हम हमारे देश में क्या देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये चीज भी कहने में। बहते पानी में देखिए ये पानी बह रहा है, लेट से यहां मिस्टर एक्स बैठा है और वो पानी में कुछ गर्म पानी भी छोड़ रहा है, समझ गए होंगे आप, राइट? क्योंकि हमारे देश में कहीं पे भी धार मार देते हैं, प्रेशर आया, यहां मिस्टर वाई बैठा एंजॉय कर रहा है, आहा क्या स्वच्छ पानी है, वो पी रहा है, कहता है गरमाइश आई है पानी में कुछ। क्या हुआ बेटे, इसे कहते हैं प्लेसमेंट। अब वो यहां तक बहता गया बेटे, अपने आप लेयरिंग हो गई। क्लियर है? अब वो अंत में तो किसी रिजर्वर में से इकट्ठा किया गया, टैंक में इकट्ठा गया, ये आपके घर में क्या हो गई बेटे, सप्लाई हो गई। ये हो गया इंटीग्रेशन, सब कुछ। और सच बताऊं तो जीवन है भी तो यही, जो कुछ हम खाते हैं वो जाता है, वो इसी तरह से सिस्टम है, वो लौट के हमारे पास ही आता है, ये भी एक सच है। तो जैसे बहते पानी में लोग डालाते हैं कि किसी को दिखेगा ही नहीं, किसी को पता चलेगा ही नहीं, या जैसे स्विमिंग पूल तो आपको पता ही होगा, अब दबाव आया है, हम थोड़े खड़े हो जाते हैं, अगला सोच रहा है स्विमिंग करके आया, थोड़ा थक गया होगा, थक नहीं गया होगा, चुपचाप खड़े, राइट? तो भैया हिंदुस्तान में स्विमिंग पूल में जो भी जाता है उससे बड़ा रिस्की कोई काम नहीं है।
वो हमारे पास यूरोप वाले नहीं है कि वो जैसे वो कलर स्प्रेड हो जाए, पता चल जाए भाई इसने काम कर दिया है कुछ, राइट? यही सच है। एटलीस्ट मैं नहीं जाता हूं। मैं पहली बार स्विमिंग पूल में गया, आई रियलाइज दिस द मोमेंट आई रियलाइज दैट वाज माय लास्ट डे। तो ऐसी गेम ये यहां पे आप कलेक्शन करते हैं। और नंबर 2, इसी तरह से यही क्या हो रही है इसी के अंदर, जैसे मैंने पानी वाला इसलिए मैंने ये ब्लू कलर यहां बनाया, ये भी लेयरिंग। और फिर नंबर 3, यही पैसा आके क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, राइट? जिस तरह से मैंने वो आपको पिक्चर चार्ट या कुछ एग्जांपल्स आपको बता दिए। थोड़ी मैं इसकी आपको डिटेल बता देता हूं। तो जैसे हमने कहा, सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, प्लेसमेंट। अब प्लेसमेंट का मतलब क्या है, फिजिकल डिस्पोजल। जैसे हम कह रहे थे पानी में फेंका है, सेम है, यहां पे पैसा है, आपके पास है कैश, उसको आप डिस्पोज करेंगे, कहीं तो लगाएंगे। कहां से आया पैसा, फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज से आया, राइट? और ये पैसा आपने प्लेस कहां किया, इन लेजिटिमेट इकोनॉमी, कि आपने एसेट खरीद लिए, कारें खरीद ली, जो भी किया आपने। लेजिटिमेट इकोनॉमी का मतलब, अरे भैया बैंकिंग सिस्टम में आ गया, ताकि अब हम पकड़े ना जाएं। देखो जी, मेरे पास तो पैसा ऐसे आया है, सारा पैसा था गलत काम का। अब क्या मेथड्स आप इस्तेमाल करेंगे या टेक्निक्स कह लो, जैसे मैंने रियल एस्टेट वाला आपको उदाहरण दिया था। तो रियल एस्टेट वाला मैं पहले आपको बताया था, और उसमें मेन गेम क्या थी, अंडरस्टैंडिंग। यही होता है, मैंने अपना घर लिया, आप यकीन नहीं मानेंगे, जिससे खरीदा मेरा सारा वाइट, प्योर पैसा मेरे पास वाइट। भाई मेरे पास 2 नंबर का कहां से आएगा, टीचर आदमी हूं, सीधा सीधा 2 नंबर बनेगा ही कहां से, सोर्सेज ही नहीं है। तो जिससे खरीदा, अगला कहता मैं सिर्फ 10% वाइट लूंगा, बताओ रोज एटीएम में से मेरे को पैसे निकालने पड़े, क्या करोगे आप? क्योंकि और मेरे को बैंक से लोन लेना मुश्किल हो गया, क्योंकि बैंक लोन किसके ऊपर देता है, रजिस्ट्री के ऊपर। कहते हैं जी रजिस्टर्ड अमाउंट आप दिखा रहे हो 10 लाख और चीज में लग रही है 1 जीरो और आगे, भाई क्या करें, पर्सनल लोन हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो लेने पड़े। बट दैट्स हाउ द इंडियन सिस्टम वर्क्स। देन आप क्या करते हो, सेकेंड हैंड महंगे वाले व्हीकल खरीद लो, सेकेंड हैंड पे निगाह ज्यादा नहीं जाती, और फिर उन्हें फिर बेच दो, लग्जरी व्हीकल्स जैसे आप कह लो। बहुत बार तो आप ये देखोगे प्लेसमेंट होती है बैंक वालों के साथ ही मिलके, बैंक वाले ही आपकी हेल्प कर देते हैं कमीशन लेके। बहुत बैंकों पे देखिए पेनल्टीज लगी हैं, इवन आपका HDFC बैंक कि देवर इन्वॉल्व इन हवाला ट्रांजैक्शंस, पेनल्टी लगी। सर हवाला हलवा नहीं यार, हवाला है। हवाला ट्रांजैक्शन क्या होता है? और अब ये क्योंकि मेरी रिकॉर्डिंग है तो उसमें मैं बोलता हूं अच्छा नहीं लगता, बट ये भी ओपन सीक्रेट है देखो इंडिया के, और मैंने खुद देखी ये चीज। एक एग्जांपल ले रहा हूं, मान लीजिए दिल्ली से आपको पैसा ट्रांसफर करना है
चाहे महाराष्ट्र करना हो, जम्मू कश्मीर करना हो, कहीं भी करना हो, 2 नंबर का पैसा है। मैं कैश की बात कर रहा हूं, और मान लो 100 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने हैं, तो इतनी बड़ी पेटियों में भर के तो ले जा नहीं सकते, फंसोगे। चाहे 1 करोड़ हो, ले जाओगे क्या आप कैश इतनी दूर? हवाई जहाज में, कार में नहीं लेके जाओगे। तो ये हवाला एजेंट्स हैं, कमीशन एजेंट्स हैं, ये बहुत तगड़ा बिजनेस करते हैं। इवन जितने भी फाइनेंशियल कह लीजिए एरियाज हैं, जैसे पंजाब में लुधियाना फाइनेंशियल कैपिटल है पंजाब की, हर जगह ये आपको मिलेंगे। और इतना बढ़िया काम है होम डिलीवरी। आपसे कैश लेंगे और आप कहते हैं कि 1 घंटे बाद ये पैसा मुंबई में होना चाहिए, 45 मिनट्स में अगले के घर पे कैश डिलीवरी है। नो डाउट दे चार्ज देयर कमीशन। और इतना साफ पैसा है कि बैंक वाले आपका पैसा खा जाएंगे, ये खाते नहीं है, क्योंकि कोई खा जाएगा तो वो खत्म हो गया समझ लो उसके बाद। क्योंकि 2 नंबर का काम हमेशा और ज्यादा ईमानदारी से होता है। इस फिल्मों में भी आपने देखा होगा, क्योंकि 2 नंबर का मतलब भी है ईमानदारी। ये भी एक सच है। इवन बैंक वाले तक इसमें बोल रहे हैं, उनके ऊपर पेनल्टीज लगी। सिटी बैंक, एक्सिस बैंक, और एक्सिस बैंक के ऊपर तो बहुत इनके मैनेजर वगैरह गिरफ्तार हुए थे, खास करके डीमोनेटाइजेशन के समय पे। आप डीमोनेटाइजेशन को एक बार याद कीजिए, 2016 जब 500 और 1000 के नोट गए। मेरी क्लास में इतने स्टूडेंट थे जो मेरे पास आए, बहुतों ने बोला सर घर में 3 करोड़ पड़ा है, क्योंकि बिजनेस परिवारों के बच्चे ज्यादा सीए करते हैं, इतना इतना पैसा है। और बताओ किसी का 1 रुपया भी सरकार को कोई फायदा नहीं हुआ डीमोनेटाइजेशन का, सिवाय नुकसान के, क्योंकि लोगों ने काले धन को फिर से क्या कर दिया, सफेद कर दिया। वो उसकी कहानी में मैं अभी टाइम नहीं खराब करूंगा कैसे वो हुआ, बट दैट इज अ ओपन थिंग। तो कहीं से कहीं इवन आपके पास कैश है, रिश्तेदार महाराष्ट्र रहता है, हाई कैश कैसे लेके जाएंगे? तो बैंक वालों को कमीशन दिया, उन्होंने पैसे ट्रांसफर कर दिए। बताइए। हवाला के ऊपर मैं 2-4 लाइनें चलिए पढ़ दूं आपके लिए, पढ़ देते हैं भाई। See, how Hawala works. Hawala system works with a network of operators called Hawaladars या Hawala agents. For a Hawala transaction, a customer contracts a Hawala agent at the source location. The Hawala agent at that end collects money from the person who wishes to make a transfer. The agent calls up his counterpart in the country where the transfer has to be made. और ये हवाला ट्रांजैक्शन विद इन द कंट्री नहीं है, इवन इंटरनेशनल लेवल पे है, इंडिया से इंग्लैंड कहीं भी द सिस्टम वर्क्स। दिस काउंटरपार्ट देन हैंड्स ओवर द कैश टू द रिसिपिएंट आफ्टर डिडक्टिंग अ कमीशन। द सोर्स एजेंट प्रॉमिसेस टू सेटल द डेट टू द डेस्टिनेशन एजेंट थ्रू एन इनफॉर्मल एग्रीमेंट। एजेंट्स बने हुए हैं, ये बिजनेस चल रहा है, राइट? ऐसे ही एग्जाम्पल दे रखा और इसके अंदर कुछ नहीं है। सो ये है जी बैंक कॉम्प्लेक्सिटी। इसके बाद स्ट्रक्चरिंग या स्मर्फिंग। मुझे कोई हाथ रेज करके बताएगा कि किस बच्चे के यहां बिजनेस है, मतलब बिजनेस परिवार से है? अब हाथ नहीं रेज करेंगे। आपने देखा होगा जो बिजनेसमैन है ना, वो बैंकों में पैसा जमा करवाएंगे, वो ये काम करते हैं नॉर्मली। इसका मतलब क्या होता है? स्मॉल डिपॉजिट्स इन बैंक, 10-15 अकाउंट खुलवा लो, 5 लाख रुपए भी जमा करवाने हैं, किसी में भी 50,000 से ऊपर ना करवाओ, क्योंकि आपने सुना होगा 50,000 के ऊपर पैन नंबर इनकम टैक्स को रिपोर्टिंग होती है। तो ये है स्मॉल डिपॉजिट्स, पकड़े नहीं चाहोगे। टू अवॉइड डिटेक्शन। नंबर 5, मनी वायर ट्रांसफर। ये ऑनलाइन जो आप ट्रांसफर करते हो उसको हम वायर कह देते हैं, या मनी एक्सचेंजर की बात कर लो, जिसके ऊपर हम गहराई में पढ़ेंगे। हमारा एक और एक्ट है पैसे से रिलेटेड, फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। और वायर ट्रांसफर का देखिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको वो पिक्चर चार्ट जो दिखाया था, ये वही तो गेम थी। आगे से आगे ऑफशोर बैंकों में, कंपनियों में आगे से आगे ट्रांसफर करते जाओ।
जहां बात करी थी मैंने फेक इनवॉइसेस, एक्सपोर्ट वगैरह की। देयर आफ्टर क्रेडिट कार्ड। आप में से किसी के पास है क्रेडिट कार्ड? हाँ, कई कह रहे हैं। लेट मी टेल यू, मेरे पास नहीं है, ना था ना है, और मैं दुआ करता हूं कभी मेरे पास हो भी ना। क्रेडिट कार्ड सबसे बढ़िया गेम है जब 2 नंबर का पैसा है, कहीं भी खर्च करो वाइट में, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का मतलब ही क्या है, लोन, और बाद में आप धीरे धीरे करके ईएमआई दे देते हो। तो क्रेडिट कार्ड इज द बेस्ट वन। इसलिए आप देखिए, इवन मेरे को आज भी हर 10-15 दिन में एक कॉल ना आती हो क्रेडिट कार्ड के बारे में, सर बनवा लो ना, मैं क्या यूज करूंगा, पेमेंट आप कर देना, फिर फोन कट हो जाता है, राइट। देन लोन बैक, ये तो सबसे बेस्ट स्कीम है, लोन बैक। अगर आप बैलेंस शीटें उठा के देखोगे, स्पेशली सोल प्रोप्राइटर की, आपको ये दिखेगा हस्बैंड ने लोन किसको दे रखा है, वाइफ को, वाइफ ने किसको दे रखा है, हस्बैंड को, क्योंकि वो व्हाइट एंड ब्लैक मनी की क्या है, दैट इज सिंपल एंट्रियां, सिंपल एंट्रीज है और कुछ भी नहीं है। मान लो वाइफ करती है जॉब, उसका है व्हाइट का पैसा, हस्बैंड करता है बिजनेस, उसका है 2 नंबर का पैसा। तो जब 2 नंबर का आपका पैसा है, क्या करोगे आप? वाइफ का 1 रुपया भी नहीं क्या करवाओगे, खर्चे नहीं करवाओगे, या आपको कहीं व्हाइट में इन्वेस्टमेंट करनी है, आप वाइफ से एक एंट्री ले लोगे, राइट। घर का पैसा घर में ही है, लेकिन बुक्स में दिखाने को हो गया। तो ये तो सबसे बेसिक चीज आप देखते हो, या यारों दोस्तों में ये एंट्री आपको दिखेंगी दिखेंगी। ऐसी एंट्री तो मेरी बैलेंस शीट में भी दिख जाती है। तो ये तो छोटी मोटी मैनिपुलेशन है, एवरीबडी डस, ये तो ओपन सीक्रेट है, देयर इज नथिंग टू टेल। और मैं जो ओवरसीज की बात कर रहा था, ये ओवरसीज जो ट्रांसफर वाली, मनी ट्रांसफर, जैसे आपको याद होगा नीरव मोदी का मैं अगर आपको जिक्र करूं, आपको याद है नीरव मोदी ने कितनी शेल कंपनी से बाहर वाली बना रखी थी जब वो पंजाब नेशनल बैंक का 12,000 करोड़ रुपया खा गया। तो उसकी जो शेल कंपनीज कहो या वेब कंपनीज कहो, ये बाहर बना रखी थी, ये अलग अलग रिपोर्टिंग हुई है, ये 100+ थी, इतनी कंपनियां बना के आगे से आगे। तभी तो देखो इतना बड़ा फ्रॉड, 12,000 करोड़ का फ्रॉड बैंक, और बैंक वालों को पता ही नहीं है कि हो क्या रहा। जब नीरव मोदी अरेस्ट हुआ था, उससे 2 दिन पहले स्विट्जरलैंड में डेवोस में एक बिजनेस डेलीगेशन गया था मोदी साहब के साथ, तो वो नीरव मोदी वॉज विद प्राइम मिनिस्टर मोदी। कैन यू बिलीव इट? तो ये गेम ऐसे चलती है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। ये था जी हमारा पहला काम प्लेसमेंट का। सेकंड में कुछ खास नहीं है, लेयरिंग। तो ये लेयरिंग, ये मेथड्स जो बता दिया आपको, यही सब कुछ है। बाय क्रिएटिंग कॉम्प्लेक्स लेयर्स, जैसे अभी मैंने नीरव मोदी वाला एग्जांपल दे दिया। तो हर चीज मैंने मोटा मोटा हर जगह ही डिस्कस कर दी, लेकिन एक वर्ड लिखने में आपको पता चले। टू कंफ्यूज ऑडिट ट्रेल, कि ऑडिट में आओ भी पकड़ा ही ना जाए। तो इसके अंदर जो बताना था ऑलरेडी मैंने इधर ही मेथड्स वगैरह में जिक्र कर दिया। देन लास्ट आ गया जी आपका इंटीग्रेशन, जिसका मतलब है पुटिंग laundered proceeds into legitimate system। अब आपने पुट कर दिया उसको। थोड़ी सी चीज मैं अलग से वो बैंक बुक की बता रहा था, थोड़ा आपसे रिलेटेड मैं बता देता हूं। बैंक कहो या एफआई कहो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, आप जब सीए का कोर्स करने गए, इंटर का एक ग्रुप पास किया, तो आप किस में गए? आर्टिकलशिप में।
तो सोचो तो आप खुद, अगर आपके प्रिंसिपल के पास, चार्टर्ड के पास बैंक ऑडिट थे, मुझे बताओ सीरियसली बैंक ऑडिट में जाके तुमने क्या किया? ऐसे आर्टिकल तुमने ये किया केवाईसी, हाँ या ना बोलो, तुमने केवाईसी चेक किए होंगे, किए थे? किसने किए? हाथ खड़े करो। केवाईसी, नो योर कस्टमर, क्योंकि बैंकों में ही पैसा आता 2 नंबर का है, तो इसलिए केवाईसी सरकारों ने क्या किया हुआ? मैंडेटरी। केवाईसी का मतलब ही क्या है? डॉक्यूमेंट चेक, ताकि डॉक्यूमेंट के साथ कि हाँ ये बंदे ने अपना आधार दिया, एड्रेस दिया, ताकि उसका फिजिकल वेरिफिकेशन हो कि वास्तव में वहां है भी या जाली है। जितने भी आप बड़ी बड़ी कंपनियां देखो फ्रॉड होते हैं, उनका एड्रेस पता क्या निकलता है? कॉलोनी नंबर 35, झुग्गी नंबर 37। बिलीव मी, ये एड्रेस निकलते हैं। लेकिन अगर फिजिकल वेरीफाई कर लिए जाएं तो कोई पंगा ही नहीं रहेगा। इवन आपने केवाईसी में देखा होगा, अगर आप बैंक में देखो, लॉकर के लिए अलग से होता है, वो केवाईसी मांगते हैं, क्योंकि 2 नंबर का पैसा लॉकर में, क्या पता आपने बंदूक रखी है या छिपकली जाके रखा है या पता नहीं क्या क्या लोगों ने पैसे ठूस रखे होते हैं, यू नो इट, तो उसका भी केवाईसी। और आप कई लॉकर ऑपरेट करने जाओगे, आपको दिखेंगे कि ये सीज कर लिया गया बिकॉज केवाईसी नहीं मिला। देन बैंक, आज के दिन बैंकों के ऊपर यह भी ड्यूटी है कि कोई अगर कोई अकाउंट खुलवाने आता है तो उससे पूछा जाता है इंट्रोड्यूसर। क्या मतलब हुआ जी इसका? कि आप कोई ऐसा आदमी बताओ जो हमारे बैंक में क्या है, जिसका अकाउंट हो, आपको इंट्रोड्यूस कर सके। तो ये बैंक अपनी तरफ से एक चेक लगाता है कि कोई गलत आदमी, ये टेररिज्म, ये वो ऐसी चीजें ना अटके। तो ये थी कुछ बेसिक चीजें। और कन्वर्जन में, जैसे मैंने आपको कहा था, कन्वर्जन में हेल्प कौन करता है आपका? वो भी ना भूलें, आप लोग ही करेंगे। अब आपने देखना, आपका भविष्य है। अब मैं बात करता हूं थोड़ी आपके, जैसे मैंने कहा, ये जो एक्ट है भाई साहब, ये डिवाइडेड है कितने चैप्टर्स में? 10 चैप्टर्स। तो ये थोड़ा बेसिक बताने के बाद हम एक्ट के बारे में थोड़ी बात करेंगे और अगली क्लास में इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे ढंग से। देखिए, जब भी कोई आप एक्ट पढ़ते हो, ये कुछ बेसिक्स मैं आपको रिकॉल करवा दूं ताकि आपको इंटर में सिखाया गया था लेकिन भूल गए हूं तो आप ना भूलें, क्योंकि मैंने फर्स्ट क्लास में बताया कि पेपर अब बड़े टफ आ रहे हैं, आप कोई वर्ड छोड़े ना। मैं एक वर्ड आपको लिखवाने की कोशिश करूंगा, उसके बाद भी, जैसे मैं फिर से रिपीट करूं, मैंने कहा आपने अगर प्रिंटेड पढ़ना हो, मेरी बुक है, लेकिन उससे पहले आप चाहे स्टडी मैट पढ़ें या आप सीधा, आपके हाथ में मोबाइल होता, आप डेयर एक्ट ओपन कर लो किसी का भी, तो जो मैंने नोट्स बनाया, आपको एक आधा चीज लगता है ये एक्स्ट्रा, ये सर ने नहीं करवाई, बाई चांस कुछ ऐसा हो तो आप अपडेट कर पाओ, आप लिख पाओ, तो ये चीज जरूर सीखो। तो मैं इसमें यही बताना चाहूंगा, जैसे हम कोई एक्ट, बेयर एक्ट से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले चीज हम क्या पाते हैं? प्रियम्बल। क्या दिखता है जी? प्रियम्बल। याद करो प्रियम्बल क्या होता था? हम इंटर में इसे कहा करते थे इंटरनल एड्स टू रिप्रेजेंट इंटरप्रिटेशन। याद है? प्रियम्बल का मतलब होता है प्रीफेस, और लिखना चाहो तो प्रियम्बल का मतलब होता है हिस्ट्री, बैकग्राउंड, रीजन, ये एक्ट क्यों बना। और प्रियम्बल के अंदर ही आपको किसी भी एक्ट के क्या नजर आएंगे? ऑब्जेक्ट्स इसी के अंदर होते हैं। ये सेक्शन नंबर 1 से पहले आता है, चैप्टर नंबर 1 से पहले, बिल्कुल स्टार्टिंग में, प्रीफेस, प्रियम्बल। तो अगर हम प्रियम्बल को पढ़ते हैं, मैं प्रियम्बल के बारे में भी आपको नॉलेज दूंगा, या पहले दे ही देता हूं, चलिए। तो जैसे मैंने कहा, ये ग्रुप 7 नेशंस इकट्ठे हुए, तो दरअसल प्रियम्बल जो है इसका बेस्ड ऑन यूनाइटेड नेशंस मेंबर स्टेट्स, यूएनओ, आप सबको पता ही होगा। तो वहीं से हमने उसके बाद ये एक्ट बनाया दरअसल, टू अडॉप्ट, ताकि हम अडॉप्ट कर सकें मनी लॉन्ड्रिंग एंड प्रोग्राम
तो ये क्या है? ये एक पॉलिटिकल डिक्लेरेशन एंड ग्लोबल, क्योंकि टेररिज्म ग्लोबल प्रॉब्लम, वहीं से गेम स्टार्ट होती है। ग्लोबल प्रोग्राम ऑफ एक्शन। तो इसके ऊपर रेजोल्यूशन पास हुआ यूएनओ में बाय यूएन असेंबली कि ऐसा कुछ किया जाए, तब जाकर के ये कह लीजिए FATF और हमने ये एक्ट बनाया ऑन 8th जून टू 10th जून 1988। तो वहां से इस एक्ट की देखिए नींव बननी स्टार्ट होती है, राइट। सो जैसे मैंने आपको यहां लिख के बताया था, हमारे देश में तो कानून कब बन रहा है? 2002 में। लेकिन नींव कह लीजिए, प्रियम्बल, प्रीफेस, हम हिस्ट्री बता रहे हैं क्यों बना रहे हैं एक्ट। नाउ गोइंग टू द ऑब्जेक्ट्स, जो कि प्रियम्बल को पढ़ के समझ में आते हैं। सीधे सीधे यहां पे नजर आते हैं तीन ऑब्जेक्ट। PPC, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, PPC। तो P से है प्रिवेंट करें, क्या? मनी लॉन्ड्रिंग। P से प्रोवाइड फॉर इंसिडेंटल मैटर्स। इसका मतलब क्या होता है? रिलेटेड मैटर्स, मतलब इस एक्ट से रिलेटेड जो भी चीजें बनती हैं वो इस एक्ट के अंदर डाला जाए। तीसरा जो मेन हम कहेंगे, दरअसल ये भी प्रोवाइड में से निकलता है, कॉन्फिस्केशन, जिसका मतलब होता है जब्त कर लो। कॉन्फिस्केशन, जब्त कर लो ऑफ प्रॉपर्टी। डिराइव्ड कहें जो आपको मिली, या इन्वॉल्व कहो, जैसे आप ड्रग्स बेच रहे हो अपनी कार में। कार हो सकता है पापा ने लेके दी थी, वो गलत काम से नहीं है, लेकिन उस कार को भी जब्त कर लिया जाएगा। एक है ड्रग्स के पैसे से आपने कार खरीदी, दैट इज डिराइव्ड इन मनी लॉन्ड्रिंग। ये प्रियम्बल में लिखा है, तो प्रियम्बल से उठाता हूं तो 3 चीजें हैं, जबकि यूं हम और भी बहुत कुछ लिख सकते हैं। जैसे जस्ट टू शो यू, तो देखिए ये चीज आ गई, प्रिवेंट करना हमारा, प्रोवाइड फॉर, जैसे कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी मैंने अलग के लिख के दिया, प्रोवाइड फॉर मैटर्स, ताकि एक कोड की सी आपको याद रह जाए, PPC नाम से। ना ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्टिंग चीज क्या होती है? बच्चा एक्ट पढ़ रहा है, इंटरेस्टिंग चीज है, बच्चा पढ़ रहा है एक्ट, 75 सेक्शन आप बड़ी मेहनत से कर लिए। मई 2013 का देखो प्रश्न क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग डज नॉट मीन जस्ट सिफोनिंग ऑफ फंड। सिफोनिंग मीन्स पैसे लेके गायब हो जाना, वैनिश हो जाना। कमेंट ऑन द स्टेटमेंट एक्सप्लेनिंग द सिग्निफिकेंस एंड एम। एम का मतलब भी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट्स। तो आप कभी कभार सोचते नहीं क्वेश्चन कहां से आ गया। नॉर्मली बच्चा क्या कहता, बेकार टीचर, हमें तो कराया ही नहीं, राइट। उंगली 3 इधर है, तो इसलिए मेरे को आप ऐसा कुछ कह पाए उससे पहले अपने ऊपर सोच लेना। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी कहा था, कोई पास्ट क्वेश्चन नहीं छोड़ने, RTP MTP। अब मैं कितना कितना कराऊंगा, सेम चीज को बार बार पढ़ाई जाऊं, आप भी कहोगे सर पढ़ाओ ना यार आगे, ये तो हम खुद ही देख सकते हैं, हाँ या ना। तो जितना हो सकेगा मैं करवाऊंगा। RTP MTP अगर आप इंस्टीट्यूट के डाउनलोड नहीं करते हो, उसकी सॉफ्ट कॉपी कभी भी, इवन एक्ट वाइज कि चलो PMLA के मेरे को सारे क्वेश्चन अलग से खिंचाएं,
क्योंकि उसके ऊपर भी मैं किताबें भर भर के आपको दिए जाऊं, व्हाट सेंस डज दैट मेक। तो आपको एक सॉफ्ट कॉपी भी आई कैन प्रोवाइड, या वैसे हार्ड कॉपी भी आई गिव, कि कभी भी दिल करे कि रिवीजन कर ली, क्वेश्चन देखने देख लिए भाई, और क्या। तो उससे क्या होता है, आपको एक हेल्प मिलती है यार मैंने लिखना क्या है, अदरवाइज था तो क्या क्वेश्चन में कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट की बात ही कर रहा है। जो कहानी मैंने आज आपको सुनाई, डोंट यू थिंक ये उसी के ऊपर है? हाँ या ना बोल दो, हाँ या ना। तो देखो आंसर भी मैं आपको दिखा रहा हूं, और मेरा आंसर नहीं है, इंस्टीट्यूट का है, क्योंकि जो आंसर है पास्ट क्वेश्चन है तो सजेस्टेड आंसर है। कहता मनी लॉन्ड्रिंग इज मूविंग वही कन्वर्जन, इलीगली एक्वायर्ड कैश थ्रू फाइनेंशियल सिस्टम सो दैट इट अपियर्स टू बी लीगली एक्वायर्ड। फाइनेंशियल सिस्टम में चला गया ना, यही मैंने कहा, आप इंटीग्रेशन कर रहे हो। तो कहता है ये जस्ट सिफोनिंग और फंडिंग के पैसे लेके भागे, इट इज व्हाट, कन्वर्जन, राइट। जबकि आप इंस्टीट्यूट के आंसर में देखो, उन्होंने ऑब्जेक्ट एज सच, जैसे आप देखोगे, जैसे ये लिखा है सिग्निफिकेंस एंड एम, तो जो मैंने आपको प्रियम्बल लिखवाया, मैंने 3 पॉइंट बना के लिख दिया, उन्होंने ये पैराग्राफ में लिख दिए, बल्कि आप पॉइंट लिखाओ ज्यादा अच्छा है। अगला पैरा पढ़ो, इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क एंड टू इफेक्टिवली कंबैट मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग एंड क्रॉस बॉर्डर इकोनॉमिक ऑफेंसेस, जैसे ड्रग्स, हमारे वो तभी मैंने जिक्र किया था उड़ता पंजाब फिल्म का, उसमें अगर आप देखें आलिया भट्ट के हाथ में ड्रग्स आती हैं, अगर आपने फिल्म देखी हो, बहुत प्यारी फिल्म थी, देखनी, मैं तो देखने वाली कहता हूं, बट वो सुनने वाली थोड़ी कम है, क्योंकि ऐसी ऐसी अल्फाज इस्तेमाल किए हुए हैं, जब मैंने देखी मैं तो घबराई गया, मैं क्या ये सच है, बट वो सच था। तो काफी पंजाबी इस्तेमाल करी उन्होंने उसमें, वो अलग बात है। तो इतनी नॉलेज तो मेरे को भी नहीं थी। तो आपने देखा वो वहां से बॉर्डर से फेंकते हैं ड्रग्स आपको मालूम होगी अफगानिस्तान से चलती हैं, पाकिस्तान के थ्रू होते हुए कहां पहुंचती है, इंडिया में। और लेट मी टेल यू, एक पूरा चैनल इन्वॉल्व है, पुलिस से लेके एवरीथिंग, 10 घंटे के अंदर दिल्ली में ड्रग्स पहुंच जाती हैं। इसको कॉरिडोर दिया जाता है, गाड़ी रुके ना। आई एम सो सॉरी टू से, ये भी कुछ चीजें बोली जाती हैं कि हाउ द सिस्टम वर्क्स। देन देखिए इसके अंदर क्या लिखा कि ये ब्लैक मनी वगैरह को चेक करने के लिए बड़ा जरूरी है कि जो हम लोग कुछ लॉ ऐसा बनाएं कि फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज, जैसे मैंने कहा बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे, मनी चेंजर, मनी ट्रांसफर, ये सब कुछ मैंने लिखवाया आपको, कि इनके ऊपर चेक लगाया जाए कि ये सारे के सारे इंटरमीडिएरीज हैं। जैसे कैसीनो आपने सुना होगा, गोवा वगैरह, ये वो, कि वहां पे भी तो क्या है, एक बेस्ट वे है काले धन को क्या बनाना, सफेद। इवन वो मैं मेथड्स में लिखवा रहा था, वहां कैसीनो भी लिख लो आप, कि वहां पे कैश दे दो और कहो हम वहां से जीत के आगे, राइट। तो देन देखिए ये प्रोसीड ऑफ क्राइम वर्ड लिख दिया यहां पे, और ये देन आगे बात एफएटीएफ की, आंसर में देख रहे हो एफएटीएफ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी। तो जो मैंने आपको लेक्चर दिया ये क्वेश्चन उसको कवर कर रहा है। अब आपको पेपर में स्टिल कोई इंटरेस्टिंग चीज नजर आ सकती है, डोंट लूज द हार्ट। अगर इसके 75 सेक्शंस है, मैंने सारे के सारे करवा दिए, एज ए टीचर मैं और क्या करवाऊं भाई, ये तो है नहीं कि मैं लेक्चर स्टैंड पे खड़ा होकर नाचने लग पड़ूं। तो दैट मीन्स वो क्वेश्चन कोई आ रहा है तो उन्होंने एक नई सिचुएशन निकाली है। डोंट लूज द हार्ट, जो आपको पढ़ाया उसके अंदर से दिमाग लगाओ कि मैंने इसके अंदर लिखना क्या है। मेरी एक बहुत ही ग्रेट स्टूडेंट है, मैं उनका नाम ले लेता हूं, अर्शनीत। तो सच ए ग्रेट किड, क्या इंटर में मार्क्स थे ये, वो मुझसे लॉ लास्ट टाइम पढ़ चुकी हैं वो। तो जैसे उसने स्पेशली मुझसे शेयर किया कॉस्टिंग, डीटी, आईडीटी का पेपर, तो कहते सर 10 नंबर का भी पेपर ऐसा नहीं था जो लगा हो कि मैंने कहीं सुना हो। और वो बच्ची ऐसी है, एक भी पास्ट क्वेश्चन नहीं छोड़ती, आरटीपी, एमटीपी, बिकॉज आई नो, मेरी स्टूडेंट है तो आई नो व्हाट शी इज। बट तो मैंने कहा बच्चा तू फ्लाइंग कलर से पास होगी, डोंट लूज द हार्ट। व्हाई? बिकॉज शी इज अ टॉप किड, उसने सब कुछ पढ़ा है, तो वो अपना दिमाग उसने यूज किया पेपर में, अटेम्प्ट करके आई है। तो मैं क्या डेफिनेटली मैं गारंटी देता हूं तेरी एग्जाम्शन होगी। फंसते कौन है? जो थोड़ा इधर पढ़ लिया, थोड़ा इधर पढ़ लिया, ऐसे पढ़ लिया, वैसे पढ़ लिया, पूरा आप पढ़ते ही नहीं हो, तो वो तो अटकोगे। तो सिचुएशन अभी भी आपको पेपर में नजर आ सकती है। तो 2 बड़ी चीजें मैंने बता दी हैं, इनका आप ध्यान रखें जब भी आपका पेपर आएगा। तो आइए अब मैं आपके साथ, देखिए मैंने आपसे जिक्र किया कि कितने चैप्टर्स हैं जी, 10 चैप्टर्स हैं। तो 10 के 10 चैप्टर के बारे में मैं हल्का सा एक बार आपसे बता दूं कि इस एक्ट के अंदर हमने पढ़ना क्या है, ताकि हम नेक्स्ट क्लास से ये दिमाग लगे कि पढ़ने क्या जा रहे हैं।
देखिए चैप्टर्स, देखिए हर चैप्टर का एक नाम तो होगा, डेट इज हेडिंग कह लें, और उस चैप्टर के अंदर आने वाले सेक्शंस। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1, नॉर्मली आपको हर एक्ट में उसका नाम भी यही मिलेगा, प्रीलिमिनरी, और उसके अंदर आपको सेक्शन भी कितने मिलेंगे, सिर्फ 2, और उनमें से भी आप सारे जानते होंगे मेन एक ही सेक्शन होता है 2, क्योंकि उसके अंदर क्या आती है, डेफिनेशन। और डेफिनेशन का मतलब भी क्या होता है, स्पेशल टर्म्स। क्योंकि कोई एक्ट पढ़ने जा रहे हो उसमें वर्ड्स आएंगे, अरे एक्ट क्यों पढ़ रहे हो, पहले डेफिनेशन पढ़ो ना, उन टर्म्स को तो सीख लो। चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ेंगे ऑफेंसेस के ऊपर। दरअसल इसको ना आसान वे में मैं इस चैप्टर का नाम बताऊं तो मैं ये कहूंगा, भाई साहब हम इसके अंदर पढ़ने जा रहे हैं पेनल्टी। जैसे ये 2 सेक्शन का है, दरअसल ये देखिए 3 और 4, सेक्शन नंबर 3 में आप इंटरेस्टिंग एक चीज देखोगे, मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन। सर आपका दिमाग सेट है, डेफिनेशन तो सेक्शन 2 में आती है, आती है। जब मैं कल आपको पढ़ाऊंगा तो सेक्शन 2 में मैं कहूंगा ये है मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन, लेकिन आप सेक्शन 2 देखोगे वो ये कहेगा जाओ सेक्शन 3 से पूछ लो। तो कई बार ऐसा भी होता है कि एक सेक्शन बताया डेफिनेशन का, वो डिफाइन नहीं करा, कहता जाओ किसी और से पूछो, तो वो ऐसा क्यों कह रहा है, ये सब चीजें भी मैं, चलिए आज का सस्पेंस रखते हैं, कल बताऊंगा आपको। दरअसल सेक्शन 4 के अंदर आप पढ़ोगे मनी लॉन्ड्रिंग के लिए आप कितने दिन अंदर जाओगे, और यह है बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन, इसलिए मैंने हाईलाइट कर दिया, पहले स्टार लगा रहा हूं। भैया आप 10 साल तक जेल जा सकते हो, कम से कम 3 साल पक्का जाओगे। चैप्टर नंबर 3, इसके अंदर आती हैं 3 बातें। अटैचमेंट, बेटा ये वो मतलब नहीं है जो आपको इस उम्र में हो जाती है, आई अंडरस्टैंड, ये वो वाला नहीं है अटैचमेंट, हाँ पहले तो ये ध्यान रखना। एडजुडिकेशन, और तीसरा यहां वर्ड है कॉन्फिस्केशन। कॉन्फिस्केशन तो आप समझ ही गए हो, जब्त कर लेना। अटैचमेंट का मतलब होता है रोक लगा देना। रोक किसके ऊपर, प्रॉपर्टी पे। अगर कोई प्रॉपर्टी आपकी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, रोक तो लगेगी ना उसके ऊपर। रोक का मतलब है कि आप उसे आगे किसी को बेच बूझ नहीं सकते। देखिए जब आपने ऑफेंस किया है पेनल्टी लगेगी, तो स्वाभाविक है वो पेनल्टी कोई तो डिसाइड करेगा, दैट इज एडजुडिकेशन, कि उसके ऊपर डिसीजन जो आना। कॉन्फिस्केशन का मतलब आप समझिए, जब्त कर लेना। जब्त से पहले है अटैचमेंट, कि आप वो प्रॉपर्टी कहीं बेच ना दो, क्योंकि अगर सरकार ने जब्त करनी हुई तो कर सकता है। तो इसके ऊपर हम पढ़ेंगे, बढ़िया चैप्टर है। सेक्शन नंबर 5 से लेके 11 तक हम इसमें पढ़ेंगे, 5 till 11। वैसे मैं इसमें मोटा मोटा बताऊं, सेक्शन नंबर 6 एंड 7 कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं दे रखा, एक एक लाइन लिखी है, लेकिन ये मैं जब आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि पेपर 6D में भी आ जाता है, तो मैं आपको डिटेल में भी वहां पे पढ़ा दूंगा। तो मतलब 6 और 7 का ओवरव्यू दे रखा है, डिटेल में नहीं दिया हुआ। अगर हम स्टडी मैट में देखते हैं तो हल्का सा भी दे रखा। मुझे डर इतना लगता है पेपर का, भैया ज्यादा ही पढ़ा दे, कोई बात नहीं, कि आज इनको बुरा लगे, लेक्चर ज्यादा लगे, लेकिन कल थोड़ा सा तो बेटर हो। देन चैप्टर नंबर 4 जो कि ज्यादा महत्वपूर्ण है कह लीजिए। चैप्टर नंबर 4 ये आ गया आपकी ऑब्लिगेशन। किसकी, ऑफ बैंकिंग कंपनीज, FIs फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इंटरमीडियरीज, मतलब जो भी पैसे के काम में इन्वॉल्व है। जैसे स्टॉक मार्केट में ब्रोकर होता है, इवन वो भी इसके अंदर कवर हो गया, क्योंकि पैसा स्टॉक मार्केट में भी आके लगता है। तो ये हम पढ़ेंगे, वैसे तो सेक्शन 12 ही कह लीजिए, लेकिन 11A ले लीजिए, राइट, से टिल 15 तक। देन चैप्टर नंबर 5
ये है जी समन्स। समन तो समझते होंगे, नोटिस भेजना किसी को बुलाने के लिए, सर्च मारना, एंड सीजर्स एटसेट्रा। तो मैं अथॉरिटी के ऊपर यहां पे आपको बताऊंगा कि मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड, जैसे आज मैं एक वर्ड भी इस्तेमाल करता हूं, ईडी सुना होगा आपने, इन्फोर्समेंट ऑफ डायरेक्टोरेट। जिसका बेस्ट एग्जांपल दूं तो महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर पीछे सैक हुए थे, मतलब उनको बर्खास्त किया गया था, मालूम है? महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर मिस्टर अनिल देशमुख, और उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। तो उनकी प्रॉपर्टी 4.5 करोड़ के पीछे जब्त भी की गई। और कल भी हरियाणा में 2 कंपनियां हैं, इस आदमी की लगभग 30,000 करोड़ का फ्रॉड का है, तो लगभग 400 करोड़ की प्रॉपर्टी कल जब्त की गई। आज के पेपर में देख लेना चाहे तो। वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट एक अथॉरिटी है, उसके बारे में जिक्र करूंगा बाद में। तो बेटा जी ये आता है आपका सेक्शन नंबर 16 से लेकर के 24 तक। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज, नॉट इन ICAI स्टडी मैट, दैट मीन्स ये कोर्स में नहीं है। लेकिन ध्यान रहे, बट इन पेपर 6D, तो इसलिए मैं कह रहा था मेरे एक लेक्चर एक्स्ट्रा लगता है पेपर 6D में, वो इसी के ऊपर लगता है कि ये जब स्टडी मैट में नहीं है तो फिर करवाने का कोई सेंस ही नहीं है। चैप्टर नंबर 6, एपीलेट ट्राइब्यूनल। देखिए मनी लॉन्ड्रिंग देश को बर्बाद कर रही है, तो डोंट यू थिंक उसके ऊपर ऑर्डर या डिसीजन फटाफट आना चाहिए? तो वो तो तभी फटाफट आएगा क्योंकि हमारे देश में अब कोर्ट में लगभग 5 करोड़ केसेस चल रहे हैं, तो वहां तो 20 साल लगते हैं। तो इसलिए आपको उसके लिए अलग से क्वासी जुडिशियल बॉडी बनानी होगी। ट्राइब्यूनल आप जानते होंगे इंटर पास है। क्वासी जुडिशियल बॉडी मींस एज गुड एज कोर्ट, या अलग से कह लीजिए स्पेशल कोर्ट, वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे, राइट? ये अलग से कोर्ट्स बनाई गई हैं, एंड दैट इज फ्रॉम सेक्शन नंबर 25 से लेके 37 तक। सॉरी, ये 42 तक, 25 से 42, क्योंकि हाई कोर्ट वगैरह, इवन ट्राइब्यूनल के ऊपर आप हाई कोर्ट वगैरह में जा सकते हैं, तो 42। देन चैप्टर नंबर 7, क्योंकि ट्राइब्यूनल अलग चीज है तो स्पेशल कोर्ट को अलग से कोर्ट्स भी बनाई गई हैं। तो स्पेशल कोर्ट के ऊपर हम पढ़ेंगे 43 से लेते हुए 47 तक। देन एक इंटरेस्टिंग चैप्टर 8, अथॉरिटीज, 48 से लेके 54 तक। लेकिन आप देखेंगे कुछ सेक्शंस का मैं जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि वो हमारे कोर्स में नहीं है। तो कई जगह पे पता क्या आएगा, क्या पढ़ेंगे हम ज्यादा ओवरव्यू देख रहे होंगे। यहां पे भी ऐसा, क्योंकि मुझे बेस तो स्टडी मैट को लेके ही चलना है। 6 से 9 नंबर है, तो ऐसा तो है नहीं अकेला मैं मनी लॉन्ड्रिंग 1 महीना आपको पढ़ाता रहूं कि जो कोर्स में ही नहीं है चीज। तो इसलिए कुछ चीजों में ओवरव्यू रहेगा, ये पक्का आप समझें। चैप्टर 9 इंटरेस्टिंग, क्योंकि बाहर से इंफॉर्मेशन लेनी है, रिचर्ड हेडले ये वो, तो आपको एग्रीमेंट्स करने पड़ेंगे कंट्रियों के साथ। पीछे या इसी साल के शुरू में इजराइल के साथ हमने एग्रीमेंट साइन किया। यह है रेसिप्रोकल, कि हम इंफॉर्मेशन देंगे वो भी देंगे। वो हमारा नीरव मोदी वापस करेंगे, हम भी उनका कोई रिचर्ड विचर्ड वापस कर देंगे। वो अलग बात है, कोई इंडिया में आता नहीं, वो अलग चीज है। रेसिप्रोकल अरेंजमेंट भाई किसके लिए? फॉर असिस्टेंस, हेल्प इन सर्टेन मैटर्स एंड साथ में यहां पे एक चीज और भी देखेंगे, प्रोसीजर फॉर, ये देखो ये अटैचमेंट फिर से आ गई। ये दिमाग खराब करता आदमी को। अगर आपने पहले से ही देखी, जैसे मैं आपके साथ कोर्स शेयर कर रहा हूं, सर अटैचमेंट तो ये ऊपर आ गई थी सर चैप्टर नंबर 3 में, तो ना मतलब ये एक तरह से आप लेक्यूना का मतलब फ्लॉ, एक लॉ में कमी कह सकते हैं, बट कमी नहीं होती, उसके पीछे रीजन होता है। जब पढ़ेंगे तो बात अच्छे समझ में आएगी। तो आपको पता ये होना चाहिए भैया ये चीज कहां पे है, यहां पे भी है।
चैप्टर 3 रेड विद चैप्टर नंबर 9 एंड कॉन्फिस्केशन, क्योंकि बाद में बच्चा पढ़ता है ये क्या हो रहा है यार, ये चैप्टर इसने ये बताया था, करवा सेक्शन ये रहा है। अरे भाई तूने अपने नोट्स ढंग से बनाए नहीं। सेक्शन 55 से लेते हुए 61 तक लीजिए। इसके बाद आगे जी हमारा लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 10। यहां पे एक वर्ड लिख सकते हैं जैसे रेड विद, राइट। चैप्टर 10 आपको नॉर्मली हर एक में यही नाम मिलेगा, जिसका कोई नहीं है उसका मिसलेनियस है, मतलब बैलेंसिंग फिगर। सेक्शन 62 से लेके 75 में, और यहां बेसिकली आपको फिर से क्या नजर आएंगी, पनिशमेंट्स। सर व्हाट इज दिस नॉनसेंस, सर ये तो आपने यहां करवा दिया था चैप्टर नंबर 2 के अंदर पेनल्टी। तो ये भी एक आपको पता होना चाहिए कि 2 के अंदर सिर्फ पेनल्टी किसकी है, ओनली ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग है, ओनली। तो यहां पे भी जो पनिशमेंट्स हैं वो किस चीज की होंगी, यहां लिख देता हूं, अदर देन एमएल कह लीजिए या अदर ऑफेंसेस कह लीजिए, राइट। कोई झूठी स्टेटमेंट दे दी आपने, ये वो ऐसी चीजें हैं। वो जैसे हमने ये ऊपर पढ़ा कि जो हमारे कोर्स में नहीं है, सर्च वगैरह सर्च करने आए, हमने नहीं करने दिया, दिस एंड दैट, कुछ गलत कार्य कर दिए। तो इसमें पनिशमेंट्स होंगी, प्लस हमेशा लास्ट चैप्टर एक चीज और सीख लो, हमेशा लास्ट चैप्टर में ना आपको पावर्स नजर आएंगी, और हमेशा हर एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ पावर होती है रूल बनाने की, इस एक्ट का ओवर राइडिंग इफेक्ट होगा या नहीं, कुछ याद है ऐसी चीजें इंटर में पढ़ी हुई, राइट। तो ये है एक मोटा मोटा एनालिसिस, मतलब दिमाग में बिठाओ कि कोई चीज पढ़े, कोई भी एक्ट पढ़े यार, ये नहीं कि बस वो कंसेप्ट पढ़ लिया। ये बताओ यार चैप्टर 1 2 सेक्शन है, डेफिनेशन मेन है, चैप्टर जो 2 है वो ग्रेट है क्योंकि उसमें मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन एंड पेनल्टी है। तीसरे में ये अटैचमेंट कॉन्फिस्केशन है, लेकिन उसका प्रोसीजर जाकर के मेरे को कहां नजर आता है, 9 के अंदर। बाकी पेनल्टीज मेरे को 10 में नजर आ रही हैं, और अलग से इन्होंने ट्राइब्यूनल और स्पेशल कोर्ट बनाई, उन दोनों के चैप्टर अलग से भी हैं। बैंक्स का यहां पूरा इन्वॉल्व है तो चैप्टर तो आएगा ही आएगा। तो ये है बेटा, ये एक्ट चीज क्या है। सिर्फ मैंने आज का लेक्चर, आप इसे वेस्ट कह सकते हैं, पढ़ाई तो कुछ है नहीं, एक्ट तो स्टार्ट नहीं हुआ, बट ये नीम होती है, इसके ऊपर टाइम हमेशा लगाना चाहिए कि कहां कैसे जाएंगे वो आपको पता चले। जैसे ये चैप्टर नंबर 8 अथॉरिटी की बात आई, थोड़ा सा मैंने जिक्र कर भी दिया था आज आपके आगे, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। थोड़ी इसकी भी एक अच्छी कहानी मैं आपको एक साइट पे ले जाके, जैसे आज FATF आपको दिखाया था, आई बी शेयरिंग विद यू लेटर ऑन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। बात करेंगे हम इसकी, इवन फेमा एक्ट में भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ED। तो इसके साथ आज का लेक्चर सिर्फ एक ही चीज मुझे टिप्स पे आपके चाहिए, वो है ऑब्जेक्ट्स, प्रियम्बल, PPC, P फॉर प्रिवेंट, हर जगह आप देखोगे मनी लॉन्ड्रिंग, P फॉर प्रोवाइड फॉर इंसिडेंटल मैटर, C फॉर कॉन्फिस्केशन, बड़ी बात है, राइट। तो एक चीज आपका फर्ज और बनता है, वो फर्ज क्या था, ये देखिए ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो यहां लिख के छोड़ लो, रेफर क्वेश्चन कौन सा था, मई 2013। क्वेश्चन है तो क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन पास्ट क्वेश्चंस मैं आपसे जिक्र कर दूंगा, सभी एक्ट के लगभग सारे क्वेश्चन मैं डिस्कस कर दूंगा, आई ट्राई। RTP MTP भी कुछ देखूंगा जहां हो सकेगा, बिकॉज अदरवाइज क्या नंबर ऑफ लेक्चर बहुत शूट कर जाएंगे, और वो शायद इतना काम आप भी कर सकते हो, एम आई राइट और नॉट। और वो चाहे अभी ना करो, चाहे पेपर से 2 महीने पहले कर लो, बिल्कुल आप उससे पहले अगर जिनका अटेम्प्ट लेटर ऑन है तो वो मुझसे अपडेटेड सॉफ्ट कॉपी ले लेना, आई एम ऑलवेज रेडी फॉर दैट, क्लियर। सो इसके साथ आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, थैंक यू।